सोई के बारे में पहले ही कुछ कह चुके थे। अगर हुआंग फैंग ऊपर गए तो उनके लिए उस दिन के बारे में दोबारा सोचना असंभव होगा। ठीक है, तुम खुद ही सावधानी से गाड़ी चलाओ, सुयुमो ने पूछा। सुयुमो को बोलते हुए देखकर वो चला जाएगा। हुआंग फैंग ने सुयुमो की बांह पकड़ ली और सुयुमो ने हुआंग फैंग को संदेह से देखा। वो नहीं जानता कि उसका क्या मतलब है। क्या आप कुछ भूले हैं? हुआंग फैंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ सुयुमो से कहा। आप क्या भूल गए? नहीं, सुयुमो इसके बारे में सोचने की कोशिश करती है। वो सब कुछ अपने साथ लाया है, वो कुछ भी नहीं भूला है। इसे भूल जाइए, हुआंग फैंग ने अपने गाल की ओर इशारा करते हुए कहा। सुयुमो को तुरंत हुआंग फैंग का मतलब समझ में आ गया। आखिरकार आज उस पर हुआंग फैंग ने हमला किया था। वो कैसे नहीं जान सकती थी? तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसका दिल था कि वह घूम जाए और सीधे चली जाए। हालांकि हुआंग फैंग की आशा भरी निगाहों को देखकर वो मना करना बर्दाश्त नहीं कर सकी और हुआंग फैंग को निराश कर दिया। बहाओ, सुयुमो शर्माती है और हुआंग फैंग को तेजी से चूम लेती है। उसके बाद वह जाना चाहता है। हुआंग फैंग ने उसे गले लगाया और उसके चेहरे पर चुंबन किया। उसके बाद वो उसे जाने देता है। हुआंग फैंग, तुम एक भेड़िया हो। सुभाषा मोचेन रास्ता। उसके बाद शर्म से मुड़ गया और भाग गया। हुआंग फैंग उसी स्थान पर खड़े हो गए और सुयुमो की पीठ की ओर देखा। उसने अपने होंठ जोड़े और संतुष्टि से मुस्कुराया। बेशक हुआंग फैंग भी सुयुमो के मुंह को चूमना चाहता है। हालांकि आखिरकार उनके बीच का रिश्ता अभी तय हुआ है। वो वास्तव में शुरुआत करने में शर्मिंदा है। हालांकि हुआंग फैंग भी सुयुमो के गाल को चूमने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट है। सुयुमो सामान्य समय में एक मजबूत महिला की तरह है, लेकिन इस संबंध में वो बहुत शर्मीली है, अन्य समय और स्थान के साथ अतुलनीय है। हुआंग फैंग को निंग वुशुंग के बारे में सोचकर शर्म आती है। वह देख सकता है कि सुयुमो खुद के प्रति समर्पित है, लेकिन उसके दिल में एक और व्यक्ति है। वह नहीं जानता कि जब सुयुमो को इस स्थिति का पता चलेगा तो वो खुद को कैसे बढ़िया करेगा। हालांकि हुआंग फैंग लंबे समय तक 3 पत्नियों और 4 खेलों के समय और स्थान में रहे हैं और उन्होंने ऐसी कई स्थितियां देखी हैं। इसलिए भले ही उसे सुयुमो के लिए खेद हो, वो इस स्थिति को आसानी से स्वीकार कर सकता है। अब वो जो सोच रहा है वो यह नहीं है कि एक को दूसरे में से कैसे चुना जाए, बल्कि सुयुमो को इस बार स्वीकार करने के लिए कैसे मनाया जाए। दूसरी ओर निंग वुवू के लिए कोई समस्या नहीं है। आओ, कदम दर कदम हम समाधान निकालेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो हम बात करना नहीं छोड़ेंगे, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। ये भंडारण बॉक्स के कारण हो सकता है, या ये हो सकता है कि हुआंग फैंग किसी अन्य समय और स्थान में उच्च स्थान पर हो। अनजाने में उसकी कोई पिछली हारी हुई मानसिकता नहीं है। अब वह अनजाने में बहुत बदमाशी करने लगा है, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं चला है। दरअसल इस तरह के बदलाव को भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। किसी अन्य समय और स्थान में जब तक ये हुआंग फैंग का आदेश है, कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि सुपे खुद भी हुआंग फैंग की राय को बहुत महत्व देते हैं। ऐसे में 1 साल तक जीवित रहने के बाद हुआंग फैंग की मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। यह आश्चर्यजनक है। लेकिन दूसरी तरफ सुयुमो को नहीं पता। उसका प्रेमियों से 3 पत्नियों और 4 खेलों के मामलों को स्वीकार करने देने के तरीकों के बारे में सोच रहा है। इस समय वो कुछ मीठी और शर्मीली मानसिकता के साथ अपने निवास पर वापस आ रही है। जैसे ही सुयुमो ने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने देखा कि जी मिंगजियाओ दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़ा है और खुद को करीब से देख रहा है। सिस्टर युमो, क्या आप सभी स्तर तक विकसित हो चुकी हैं? क्या? सुयुमो जी मिंगजियाओ को संदेह से देखती है। मैंने अभी तुम्हें नीचे पकड़ते और चूमते देखा था। बहन सुयुमो, क्या तुमने उस छोटे सुरक्षा गार्ड को इतनी जल्दी ऐसा करने दिया? जी मिंगजियाओ ने पूछा कि जब वह आना चाहती थी तो वो कितनी स्मार्ट थी। भले ही वो हुआंग फैंग से प्यार करती थी, लेकिन उसने ही पहल की थी और हुआंग फैंग को आसानी से ऐसा नहीं करने दिया था। कौन जानता है, अब ऐसा लगता है कि युमो वो नहीं है जिसने पहल की थी, और हुआंग फैंग को इसे लेने देने के लिए ज्यादा समय नहीं है, जिससे जी मिंगजियाओ थोड़ा परेशान है। हालांकि लेकिन यह उसका काम नहीं है। जी मिंगजियाओ की बातें सुनकर सुयुमो का चेहरा और भी लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन अभी ये दृश्य देखेगी। हालांकि जाहिर है उसने गलत समझा और हुआंग फैंग को चूम नहीं लिया। शायद ये दूरी की वजह से था। हालांकि सुयुमो को समझाना आसान नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि उन्होंने हुआंग फैंग को नहीं चूमा, बल्कि एक दूसरे को गाल पर चूमा? सुयुमो की राय में कोई बड़ा अंतर नहीं था, तो उन्हें कहना पड़ा, क्या नहीं किया जा सकता, क्या नहीं सुना जा सकता? फिर सुयुमो ने विषय बदल दिया और जी मिंगजियाओ से कहा, वैसे म्यूजू वो कैसे दिखाई नहीं दे सकती? तुम्हारी तरह वो अपने प्रेमी से मिलने गई और बहुत देर तक उसका सूप ले आई। मैं बेचारा, मैं यहाँ अकेला अकेला कुत्ता हूँ। वे बहुत घृणित हैं, जी मिंगजियाओ ने गुस्से में कहा। तो आप एक पा सकते हैं। सुयुमो ने अपना बैग नीचे रखा और जी मिंगजियाओ से लापरवाही से कहा। वो उस व्यक्ति के बारे में जानने को उत्सुक थी जो टैंग मिक्स्यू को व्यक्तिगत रूप से सूप पका सकता था। हालांकि उसे लोगों की निजता के बारे में पूछने या सवाल पूछने की आदत नहीं थी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 677 सूप पीना। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा आकर्षक राजकुमार कहाँ है। मुझे सड़क पर कोई नहीं मिला, जी मिंगजियाओ ने गुस्से से कहा। ओह, हमारे सपनों की जियो को भी वसंत की याद आने लगी है। वो जानती है कि वो आकर्षक राजकुमार ढूंढना चाहती है, सू ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन युमो, तुम मजाक कर रही हो, जी मिंगजियाओ ने शर्म से कहा। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी के पास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे पूरे दिन आपके द्वारा कुत्ते का खाना खिलाया जाता है। ये बहुत कठिन है। यदि आप प्यार में पड़ना चाहते हैं जब आप इसे राजधानी में कहते हैं, तो जो लोग आपका पीछा करने के लिए कतार में खड़े होते हैं उन्हें राजधानी से यहाँ नहीं आना चाहिए, सुयुमो ने कहा। अतिशयोक्ति करना असंभव है। यदि आप युमो हैं तो यह संभव है, जी मिंगजियाओ ने कहा। इसके अलावा मुझे राजधानी में वे युवा लोग पसंद नहीं है। वे अभिमानी और अभिमानी है। वे वास्तव में सोचते हैं कि वे स्वर्ग के पुत्र हैं। इसके अलावा आप और टैंग फॉक्स दोनों जियांगजू में पाए गए सच्चे प्यार हैं। क्या वे अहंकारी लोग नहीं हैं जो भगवान को नहीं देख सकते, जी मिंगजियाओ ने कहा।
यह वैसा ही कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आपकी असली नियति राजधानी में हो। निश्चित रूप से ये जियांगजू में भी हो सकती है, जो सभी अनिश्चित चीजें हैं, सु यूमो ने कहा। ठीक है, अगर मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी तो मुझे गुस्सा आएगा। भविष्य में जब मुझे मेरा असली आदमी मिलेगा तो मैं उसका कान पकड़ूंगी और उससे पूछूंगी कि मैं इतने समय से कहाँ थी, जिससे मुझे इतना इंतजार करना पड़ता है। लंबा, जीमेंग ने आकर्षक भाव से कहा। सु यूमो जीमेंग जियाओ की शक्ल देखता है और वो मन ही मन मुस्कुराता है। अपने बारे में सोचकर लगता है कि ये बुरा नहीं है। कम से कम हुआंग फेंग ने खुद को लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दिया और फिर वो प्रकट हुआ। हालांकि सु यूमो को कोई परेशानी नहीं है, यानी उसके पीछे के परिवार को। वो जानती है कि उसकी वर्तमान उपलब्धियां उन्हें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो सिर्फ इतना कह सकती है कि वे प्रभावित हैं। उसने वास्तव में उन्हें झटका नहीं दिया है और अपना मन नहीं बदला है। इसलिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और वो हुआंग फेंग पर यह दबाव नहीं डालना चाहती। उनकी राय में हुआंग फेंग ने अभी अपना व्यवसाय शुरू किया है, वो उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। ऐसे में वो बर्बाद हो जाएगा। अब उसका प्रदर्शन हुआंग फेंग से बेहतर है, इसलिए पहले उसे इन दबावों को झेलने दें। हालांकि जब उसने कंपनी के बारे में सोचा तो वो घबरा गई। तियानजियाओ समूह हाल ही में विकास की बाधा पर पहुंच गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना प्रत्येक उद्यम को तब करना पड़ेगा जब वो एक निश्चित सीमा तक विकसित होगा। अब उन्हें जो करना है वो बाधा को तोड़ना है, ताकि उनका बेहतर विकास हो सके। उनके लिए इस बाधा को तोड़ने का जादुई हथियार अब वजन घटाने वाली दवा है, जिसका अच्छा असर होता है। इसके अलावा ली बिंगयुन को एक झटके में अड़चन को तोड़ने के लिए प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि फिर भी वो और जी मेंगजियाओ अपनी सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। आखिरकार उन्होंने पाया है कि किंगहाई प्रांत में कई उद्यम उनके प्रति शत्रुतापूर्ण है। इसके अलावा एक समूह जो जियांगलोंग लैंडर समूह से आगे निकल चुका है, उसे यकीन है कि ये लोग उनकी सफलता नहीं देख पाएंगे। वे उन्हें खरोचने से रोकने की कोशिश करेंगे। ये सोचते हुए सु यूमो ने जी मेंगजियाओ से कहा, मेंगजियाओ, हम आधिकारिक तौर पर परसों अपनी नई आहार दवा लॉन्च करेंगे, कोई समस्या नहीं। वहां पर जी मेंगजियाओ अभी भी अपने राजकुमार के बारे में सोच रही है। सु यूमो का सवाल सुनकर पहले तो वो चौंक गई, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने हाल ही में कुछ बुरी खबरें सुनी है। उन लोगों पिछली बार ली बिंगयुन की घटना ने हमें प्रभावित नहीं किया। इस बार ऐसा लगता है कि उन्हें हमसे लड़ने के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहां लैंडर समूह की छाया है। मुझे पता था कि लैंडर समूह आसानी से हार नहीं मानेगा। सु यूमो का चेहरा थोड़ा गंभीर था। हालांकि उनकी कंपनी की ताकत बहुत अच्छी थी। एक बार किंग प्रांत में कई सहयोगी उन्हें दबाने के लिए एकजुट हो गए तो यह उनके लिए पर्याप्त होगा। यह एक भुथा आदमी है। मुझे आशा है कि मैंने जो भी अफवाहें सुनी हैं वे झूठी हैं, जी मेंगजियाओ ने कहा। हमें अभी भी खबर की जांच के लिए लोगों को भेजने की जरूरत है। आखिरकार हमारे नए उत्पाद बाजार में आने वाले हैं। इस समय कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सु यूमो ने कहा। ठीक है, जी मेंगजियाओ ने सिर हिलाया। जब दूसरी तरफ हुआंग फेंग घर वापस आया तो उसने पाया कि उसके निवास में दो और मेहमान थे, गुओ मेंगन और तांग मिक्स्यू। इस समय वे बाई जियाओरो के साथ हॉल में टीवी देख रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और हुआंग फेंग को वापस आते देखा। अचानक वे उठ खड़े हुए। बेशक बाई जियाओरो को शामिल नहीं किया गया था। उसने बस हुआंग फेंग पर नजर डाली, फिर मैंने टीवी देखा। हुआंग फेंग, क्या आप वापस आ गए हैं? टेंग मिक्सू ने आकर कहा, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। जब ये गर्म होगा तो आप इसे पियेंगे। भाई हुआंग, मैंने आपके लिए भी सूप बनाया है, इसे आजमाएं। गुओ मेंगन ने यह भी कहा कि उनके प्रदर्शन ने एक तरफ बाई जियाओरो को फिर से अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। हुआंग फेंग भी शर्मिंदा है। उसने और सु यूमो ने अभी अभी खाना खत्म किया है। इस समय उनके आवास में दो लड़कियां उनके लिए सूप बना रही हैं, जो उन्हें थोड़ा अप्राकृतिक और थोड़ा असहज बनाता है। हाँ हाँ, हालांकि दिल में कुछ अजीब था, लेकिन हुआंग फेंग ने मना नहीं किया। आखिरकार ये दो लोगों का अच्छा इरादा है, वो असफल नहीं हो सका। इसके बारे में क्या ख्याल है? हुआंग फेंग को मेज पर बैठे और अपना सूप पीते हुए देखकर तान मुक्सू ने घबराकर पूछा। यह उसका पहला सूप पॉट था। वो एक दिन में अनगिनत बार असफल हुई, इसलिए वो एक ऐसा सूप लेकर आई जिसे वो अभी भी देख सकती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हुआंग फेंग संतुष्ट है या नहीं। ठीक है, यह अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ये कौशल होगा, हुआंग फेंग ने प्रशंसा की। वास्तव में सूप का स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। न केवल उसकी कला के साथ तुलना नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि यहाँ का अन्य सूप भी उससे बेहतर है। हालांकि हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं कह सकते जो लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और तांग मिक्स्यू के उत्साह को हरा नहीं सकते। ये देखकर कि हुआंग फेंग ने अपना सारा सूप एक ही सांस में पी लिया, तांग मिक्स्यू को संतुष्टि से राहत मिली। उसने सोचा कि वो अभी भी सूप बनाने में बहुत प्रतिभाशाली है और एक दिन में ही सीख गया। बाद में हुआंग फेंग ने गुओ मेंगन की उम्मीद की आंखों में एक और सूप पिया। उसे ज्यादा भूख नहीं थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसके पेट का घेरा बढ़ गया है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे कल आपके लिए लाऊंगा, तांग मिक्स्यू ने कहा कि गुओ मेंगन ने भी सहमति में सिर हिलाया। नहीं, सचमुच नहीं, हुआंग फेंग ने जल्दी से कहा। आप देखिए, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। शरीर को ऊपर उठाने के लिए सूप पीने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भाई हुआंग, आप में बहुत खून है, आपको इसे अच्छी तरह से सुधारना होगा, गुओ मेंगन ने कहा। हाँ ये है, टैंग मुक्यू भी गूंज उठा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 678 फैंग दादोवाम। हुआंग फेंग ने कहा कि वे एक दूसरे से सहमत नहीं थे, अंततः वे केवल अपनी इच्छानुसार ही चल सके। भाई हुआंग, आप शाम को कहाँ गए थे? हम इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं और हम आपको वापस नहीं देख सकते, गुओ मेंगन ने पूछा। मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर गया था, हुआंग फेंग ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ तान मुक्यू को एक छलांग महसूस हुई, क्योंकि जब वो बाहर आए तो बहन यूमो घर पर नहीं थी। हुआंग फेंग और बहन यूमो के बीच के रिश्ते के बारे में सोचकर तान मुक्सू को थोड़ा कड़वा महसूस हुआ।
अतीत में हुआन फैंग को बहन यूमो के साथ होना चाहिए था। हालांकि भले ही वो ये जानती हो, टैंग मुक्सू के लिए कुछ भी कहना आसान नहीं है। आखिरकार हुआन फैंग और सु यूमो को यकीन है कि उनका रिश्ता इससे पहले का है। सच कहूं तो वो देर से आई है, हालांकि वो ये स्वीकार नहीं करती कि उसे हुआन फैंग पसंद है। टैंग मुक्यू को नहीं पता कि वो अब क्या सोचती है। वो जानती है कि हुआन फैंग और सु यूमो संवाद कर रहे हैं। हालांकि वो मदद नहीं कर सकती, लेकिन हुआन फैंग के लिए अच्छी भावना रखती है। वो उसकी देखभाल करना चाहती है और व्यक्तिगत रूप से खाना भी बनाना चाहती है, जिसके बारे में उसने पहले सोचने की हिम्मत नहीं की थी। साथ ही वो ये भी जानती है कि ऐसा करना उसके लिए गलत है। मुझे अपने और बहन यूमो के लिए खेद है। हालांकि वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाती। अब वो एक समय में केवल एक ही कदम आगे बढ़ सकती है। जब तक मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं उसे पसंद करता हूं, क्या मेरे दोस्तों को एक दूसरे की परवाह नहीं करनी चाहिए? तांग मुक्स्यू ने खुद को सांत्वना दी। बाद में तीनों लोगों ने हॉल में बाई जियाओरो के साथ बातचीत की। हुआन फैंग को पता था कि वह आज देर से क्यों आया। बाई जियाओरो ने उससे खाना बनाने का आग्रह नहीं किया, क्योंकि गुओ मेंघन बाई जियाओरो के लिए अपने चावल का एक टुकड़ा लाया था। हालांकि गुओ मेंघन की शिल्प कौशल हुआन फैंग जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कई रेस्तरां के शेफ से बेहतर थी। तो बाई जियाओरो अपने भोजन से बहुत संतुष्ट है, इसलिए वह हुआन फैंग से शर्मिंदा नहीं होगी। उसी समय हुआन फैंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गुओ मेंघन और तांग मक्स्यू, दो लोग जो अभी अभी एक दूसरे को जानते थे, अब एक अच्छा रिश्ता रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। यहाँ तक कि बाई जियाओरो के भी उनके साथ रिश्ते में काफी सुधार हुआ है। हुआन फैंग को नहीं पता कि इस दौरान तीन महिलाओं के बीच क्या हुआ, लेकिन उन्हें केवल महिलाओं के बीच दोस्ती पर पछतावा है। बहुत देर तक गुओ मेंगन और तांग मिक्स्यू चले गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चाहते थे कि हुआन फैंग पहले आराम कर ले, अन्यथा उन्हें लंबे समय तक रहना होगा। उन्हें हुआन फैंग के साथ बहुत कुछ कहना था। दो लड़कियां कितनी अच्छी हैं, जब वे छोटी हैं और आपकी तरह हैं तो वे अंधी कैसे हो सकती हैं? गुओ मेंगन और तांग मुक्सू के चले जाने के बाद बाई जियाओरो सोफे पर बैठी हुआन फैंग पर नजर डाली और हल्के से मारा। अरे, इसके बारे में बात मत करो, इसे गलत समझा जाएगा। इसके अलावा उन दोनों ने तुम्हारी छोटी बहन को भी बुलाया था। क्या तुम्हें पीठ पीछे उन्हें डांटना अच्छा लगता है? हुआन फैंग ने कहा। मैं उन्हें डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे उनके लिए खेद है। बस तुम हृदयहीन आदमी हो, मुझसे यह नहीं देखा जाता। ये दोनों लड़कियां बहुत योग्य हैं, बाई जियाओरो ने कहा। क्या वो सही है? हुआन फैंग ने बाई जियाओरो की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वे मुझे पसंद करते हैं? जब तक यह अंधा नहीं है, इसे देखा जा सकता है। सफेद छोटे मुलायम सफेद हुआन फैंग ने एक नजर में कहा। मुझे इतनी आकर्षक होने की उम्मीद नहीं थी, हुआन फैंग ने काफी आत्ममुग्ध होकर कहा। आत्ममुग्धता? बाई जियाओरो हिट, तुम्हारे बारे में क्या तुम मुझे पसंद करती हो? दूसरे शब्दों में, हम एक दूसरे से खुलकर मिले हैं। तुम? हुआन फैंग ने तुरंत खुशी से कहा, थोड़ा संतुष्ट होकर। हुआन फैंग, तुम मरना चाहते हो? हुआन फैंग की बातें सुनकर बाई जियाओरो तुरंत शर्मा गई। बेशक वो जानती थी कि हुआन फैंग के मुंह में एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने का क्या मतलब है। हुआन फैंग ने उसके पूरे शरीर को देखा था। उसने कई रातों तक इसके बारे में सपना देखा। यही कारण है कि वो हमेशा हाल ही में हुआन फैंग के खिलाफ लड़ना पसंद करती थी, क्योंकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी। फिर बाई जियाओरो ने अपने हाथ में थामा हुआ तकिया हुआन फैंग की ओर फेंक दिया। हुआन फैंग इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है, उछलता है, दरवाजे की ओर दौड़ता है और कहता है, तुम्हारा स्वभाव बहुत बुरा है। जो भी तुम्हें भविष्य में चाहेगा, यदि तुम यह नहीं चाहते हो तो मैं दयालु हो जाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। बाद में मेरा अनुसरण करें। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से आज अच्छे मूड में है। उन्होंने और सुयुमो ने पहले अपनी सफलता व्यक्त की थी। जब वो घर वापस आया तो वहां दो खूबसूरत महिलाएं थी जो उसकी देखभाल करती थीं। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भी महसूस हुआ कि तांग मिक्स्यू और गुओ मेंगन उनके लिए विशेष थे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ये दोनों लोग उसके लिए अच्छे हैं, फिर भी उसे इन दो सुंदरियों द्वारा देखभाल किए जाने पर थोड़ा गर्व था। इसलिए वो भी थोड़ा आत्मसंतुष्ट है। बाई जियाओरो के साथ फ्लर्ट कर रहा है। बाई जियाओरो हुआन फैंग को पकड़ने और उसे सबक सिखाने के लिए उत्सुक है। हालांकि अब उसके लिए हुआन फैंग को पकड़ना स्पष्ट रूप से असंभव है, इसलिए वो केवल हुआन फैंग को दरवाजा खोलते हुए देख सकती है। मैं बाहर जाऊंगा और बाद में वापस आऊंगा, आप पहले आराम कर सकते हैं। दरवाजे से हुआन फैंग की आवाज आई। बेहतर होगा कि तुम मर जाओ और कभी वापस ना आओ, बाई जियाओरो ने कहा। ये कहते हुए उन्हें लगा कि यह थोड़ा अस्पष्ट था। सबसे पहले उसका चेहरा लाल हुआ। सौभाग्य से हुआन फैंग पहले ही जा चुका था और उसका मजाक उड़ाने नहीं आया था। ये शापित हुआन फैंग अधिक से अधिक साहसी है। वो खुद के साथ फ्लर्ट करने का साहस करता है। बाई जियाओरो अकेले सोफे पर बैठी कुछ शर्म के साथ सोच रही है। जब हुआन फैंग चला गया तो उसने तियान जून को फोन किया। वो आज रात कै तियान को देखना चाहता था। हुआन फैंग ने कै तियान के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि आज के मामले उन्हें याद दिलाते हैं, यह एक खतरनाक आदमी है। यदि वो लिप्त रहना जारी रखता है तो संभवतः उसे अपनी परेशानियां ढूंढने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा। इसके बजाय यह एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को मारने की हिम्मत करता है, और यह हल नहीं हुआ है। वो और उसके आसपास के लोग भी इसी स्थिति में खतरे में होंगे। हेलो तियान जून, क्या कै तियान की जानकारी मिल गई है? हुआन फैंग ने सीधे पूछा। कुछ, लेकिन सभी नहीं, तियान ने उत्तर दिया। क्योंकि समय बहुत कम है, उसे अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। क्या आप जानते हैं कि वो आज रात कहाँ है? हुआन फैंग ने पूछा। वो धीरे धीरे जांच करने के लिए तियान जून का इंतजार कर सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो नहीं कर सकता। वो इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। केवल उसने आमने सामने पूछा। हाँ, मेरे लोग अब उसका अनुसरण कर रहे हैं, तियान जून से पूछा। ठीक है, मुझे पता भेजो। हुआन फैंग लौट आए। रेखा, तियान जून ने कहा, वैसे मैंने सुना है कि फैंग दादो ने आज दोपहर को कीशिंग छोड़ दिया था और एक छोटा भाई इसे अपने साथ नहीं ले गया था। वो बस कुछ सामान ले गया था। कुआ, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद उन्होंने तियान जून को बताया कि सुबह क्या हुआ था।
कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी जल्दी चला गया। मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत डर गया था। तियानजून ने कहा, वैसे आपकी चोट कैसी थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह साहसी व्यक्ति इतना साहसी होगा कि उसने गोली चलाने की हिम्मत की। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 679 यह आप ही निकले। इस लाइन को मिलाने के बाद तियानजून को स्वाभाविक रूप से पता था कि उनकी लाइन में भी बंदूकों का इस्तेमाल इच्छानुसार नहीं किया जा सकता है। जब वे नहीं हटेंगे तो पुलिस कभी कभार उन पर आंखें मूंद लेगी। हालांकि एक बार बंदूकों का इस्तेमाल होने के बाद उनकी प्रकृति बदल जाएगी और पुलिस उन्हें कभी जाने नहीं देगी। इसलिए बहुत से लोग इसे काले बाजार से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इसका उपयोग करने का साहस करते हैं। मैदानी सेना को उम्मीद नहीं थी कि फैंग दादो में बंदूक का इस्तेमाल करने का साहस होगा। मेरी चोट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्री फैंग चले गए हैं, इसलिए आपको जल्द से जल्द लोगों को अपने साथ ले जाना चाहिए और उनके कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लेना चाहिए। विस्तार के इस अवसर को जाने न दें, हुआंग ने कहा। हुआंग फैंग को अब छोटा भाई होने के फायदों का भी एहसास हुआ। दूसरे समय और स्थान में उसके कई अधीनस्थ होते हैं। जब तक वो आदेश देगा, कई लोग उसके लिए काम करेंगे, जो वास्तव में सुविधाजनक है। इसके अलावा पुरुषों के मन में हमेशा शक्ति के बारे में कुछ विचार होते हैं। तो वास्तव में हुआंग फैंग को तियानजून को अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, और साथ ही वो उसे विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका मानना है कि तियानजून को तब तक झटका नहीं लगेगा जब तक वो बहुत आगे नहीं बढ़ जाता। यह उसकी पहचान और सचिव क्यू और निर्देशक वांग के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करता है। ये पहले से हो चुका है। तियानजून ने कहा कि वास्तव में पहली बार जब फैंग दातो ने किंगई प्रांत छोड़ने का फैसला किया था, तियानजून ने ऐसा किया था। फैंग दातो के अचानक चले जाने से उनके अधीनस्थों को नुकसान हुआ। जिन क्षेत्रों पर पहले उनका नियंत्रण था, वे अब अव्यवस्थित है। तियानजून के अलावा ऐसे कई लोग हैं जो इस अवसर का लाभ उठाकर फैंग के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि थोड़े समय में फैंग दादो से पहले का क्षेत्र जनता द्वारा दिया जाएगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 680 आप क्या चाहते हैं? हुआंग फैंग के लिए कैतियान के पास अभी भी कुछ प्रभाव है। इसके अलावा ये धारणा बहुत अच्छी नहीं है। बाद में उसने इसके बारे में थोड़ा सोचा और समझ गया कि हुआंग फैंग क्यू निंगशुंग की ढाल थी। वो जानबूझकर खुद से नाराज थी। बाद में जब उसने क्यू निंगशुंग का पीछा करना जारी रखा तो उसने हुआंग फैंग को दोबारा नहीं देखा। इसलिए उसने फैसला किया कि हुआंग फैंग एक महत्वहीन व्यक्ति था। हाल ही में हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि कैतियान ने अपना बाकी समय क्यू निंगशुंग की खोज में पेन चेंगफू के साथ बिताया था। वो पहले क्यू निंगशुंग के शौकीन थे। बेशक वो कई महिलाओं का शौकीन था। अब क्यू निंगशुंग के पिता की पदोन्नति के साथ कैतियान किंग प्रांत में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया है। कैतियान की क्यू निंगशुंग की खोज और भी अधिक उत्सुक है। हालांकि क्यू निंगशुंग हाल ही में शायद ही कभी बाहर जाता है, इसलिए कैतियान के पास क्यू निंगशुंग को देखने के अधिक अवसर नहीं है। वो सिर्फ फोन से ही उनसे संपर्क कर सकता है। क्यू निंगशुंग अपने फोन का बहुत अधिक जवाब नहीं देते हैं, इसलिए वो हाल ही में इस बारे में चिंतित है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस चिंता का हुआंग फैंग से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जांच में क्यू निंगशुंग ने अपना पीछा करने से इनकार कर दिया, लेकिन क्यू निंगशुंग का कोई प्रेमी नहीं है। उनकी राय में उनके पास मौका है, इसलिए उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। ये सिर्फ इतना है कि कैतियान को उम्मीद नहीं थी कि उसकी नजर में हुआंग फैंग एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति वही था जिसने पेन चेंगफू को चोट पहुंचाई थी। हुआंग फैंग का नाम बहुत आम है। उसने सोचा कि यह पहले भी यही नाम था। अप्रत्याशित रूप से वह वही व्यक्ति था। हम सभी परिचित हैं, इतने उत्साही मत बनो, हुआंग फैंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। आप किससे परिचित हैं? पेन चेंगफू ने श्राप दिया कि हालांकि उसे हुआंग फैंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो घमंडी था और इसका आदी था। जाहिर है उनका इरादा अपने गुस्से पर काबू रखने का नहीं था। हुआंग फैंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने बगल की महिलाओं की ओर देखा और कहा, देवियों, मुझे इन दो महिलाओं से कुछ बात करनी है। क्या आप अभी बाहर जा रही हैं? आप कौन हैं? आप हमें बाहर जाने के लिए क्यों कहते हैं? हम बाहर जाएंगे। पेन चेंगफू की बाहों में लेटने से पहले नाज ने अपने हाथों को अकिम्बो के साथ जमकर कहा। वो देख सकती है कि हुआंग फैंग और पेन चेंगफू और कैतियान के बीच संबंध अच्छे नहीं है या विरोधाभासी भी है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे उनके सामने दिखाना चाहती है। इसका मतलब यह है कि खरगोश कहां से आया और यहाँ जंगली खेल रहा था। चलो चलें, मुझे लगता है कि तुम्हें ही जाना चाहिए। जो लोग इस तरह की जगह में घुल मिल सकते हैं उनके पास कुछ दृष्टि है। स्वाभाविक रूप से वे हुआंग फैंग और पेन चेंगफू के बीच के रिश्ते को समझते हैं, इसलिए इस समय वे सभी खुद को पेन चेंगफू और कैतियान के सामने दिखाना चाहते हैं। ओह, आप जाना नहीं चाहते? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको जाने के लिए कहूं? हुआंग फैंग ने सामने चाय की मेज पर धीरे से अपना हाथ थपथपाते हुए कहा। अचानक चाय की मेज टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। बियर और उस पर कुछ स्नैक्स सब जमीन पर गिर गए। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। हर कोई जमीन पर टूटी कॉफी टेबल को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे काफी समय से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। आखिर में क्या हुआ? अभी तक नहीं, हुआंग फैंग ने फिर कहा। जैसे ही हुआंग फैंग की आवाज गिरी, नस तुरंत उठ गई, क्योंकि हुआंग फैंग की आंखों से वो देख सकती थी कि अगर वो नहीं गई तो हुआंग फैंग निश्चित रूप से उसके साथ कुछ करेगा। नायक को तत्काल कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वो हीरो नहीं थी, फिर भी उसे हार का गम सहना पसंद नहीं था। फिलहाल ये पेन चेंगफू को दुखी करेगा। वो उस समय बिस्तर पर होगी। अधिक मेहनत करो और उसे खुश करो। और अन्य महिलाएं धीमी नहीं है। वे स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हुआंग फैंग को भड़काना आसान नहीं है। उन्हें यहाँ हुआंग फैंग को उकसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कोई नहीं है, हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। हुआंग फैंग आराम से चेहरे के साथ सोफे पर बैठे और उन दो लोगों को देखा जो ऐसा लग रहा था कि अभी भी अपने होश में नहीं लौटे हैं। पेन चेंगफू बेहतर है। आखिरकार उसने हुआंग फैंग का कौशल देखा है, इसलिए हालांकि वो हुआंग फैंग द्वारा दिखाई गई ताकत से थोड़ा डरा हुआ था, उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया।
सीआई तियान को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। आखिरकार उसने पहले हुआंग फैंग को कोई कदम उठाते नहीं देखा था। उसने अभी फोन पर फैंग देतो को सुना कि हुआंग फैंग बहुत कुशल है। जहां तक उसकी ताकत की विशिष्ट सीमा का सवाल है, वह नहीं जानता था। धिक्कार है, अगर कॉफी टेबल धीरे से तैरती है तो वो टूट जाएगी। अगर वो मुझे जोर से थप्पड़ मारेगा तो क्या मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी? कहे तियान का दिल बहुत भयभीत था और उसने सोचा, पहली बार उसके मन में विस्मय का भाव आया था। हुआंग फैंग, हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है हुआंग फैंग। चूंकि तुमने मुझे पीटा है, मैं इससे छुटकारा पा लूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तथाकथित हार नहीं हार सरनी। हालांकि दिल भी हुआंग फैंग से बहुत डरता है, लेकिन हमेशा अभिमानी पेंग चेंगफू ने स्पष्ट रूप से अर्थ नहीं छोड़ा। आपने मुझे मेरे मामलों से निपटने के लिए किसी को ढूंढने के लिए बुलाया था? हुआंग फैंग ने पूछा। हाँ, यह मैं हूँ। हुआंग फैंग, संतुष्ट मत होइए। मैं कुआं। इससे पहले कि पेंग चेंगफू अपनी बात पूरी करता, उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया। 100 से ज्यादा जिनका उनका शरीर उड़कर दीवार के एक तरफ से टकराया, फिर नीचे गिर गया। क्या तुम मुझे जाने नहीं देते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? हुआंग फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा। पेंग चेंगफू ने हुआंग फैंग को भयभीत होकर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग की ताकत इतनी महान होगी कि उन्हें सीधे तौर पर भड़का दिया जाएगा। उसने सेना में उन शक्तिशाली लोगों को नहीं देखा, लेकिन उसने कभी भी इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति नहीं देखा था। और दूसरी तरफ कहे तियान मूर्ख होने से लगभग डर रहा था। वह बिल्कुल एक बाका लड़का था। उसके लिए दूसरों को धमकाना ठीक है। उसने हुआंग फैंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कब देखा? आप क्या चाहते हैं? हुआंग फैंग। पेंग चेंगफू ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा कि दूसरी तरफ कहे तियान ने बात करना बंद कर दिया है। वो चाहता था कि हुआंग फैंग खुद को नजरअंदाज कर दे। इस तरह उसे पीटा नहीं जाएगा। वो नहीं जो मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम क्या चाहते हो? हुआंग फैंग ने कहा। आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे गोली मारने के लिए किसी को ढूंढने का साहस किया। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं अच्छे स्वभाव का और धमकाने वाला हूँ? यही है ना? हुआंग फैंग इस बार सचमुच गुस्से में है। अगर उसे समय पर पता नहीं चलता तो उसे टैंग मिक्स्यू द्वारा गोली मार दी जाती, लेकिन अब उसके पास समय रहते अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि टैंग मिक्स्यू के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो उसे जीवन भर के लिए दोषी महसूस होता। लेकिन इस बार क्योंकि उन्होंने इसे समय पर पाया, कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन अगली बार अगर उन्होंने कोई चूक की होती तो उनके आसपास के लोग शायद बहुत बड़े खतरे में होते, जिसे हुआंग फैंग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। नया संस्करण, अद्यतन 2 तेज और अधिक स्थिर 3 एम्प लेफ्टिनेंट स्पेन क्लास क्वाड YDAD1 क्वाड स्टाइल एम्प क्वाड पार्ट संरेखण सेंट्रम क्वाड एम्प GT एम्प लेफ्टिनेंट स्पेन एम्प GT। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 681 हाथ फिसलना। तो इस बार हुआंग फैंग ने कुछ बेरहमी से किया। जब उसने पिछली बार पेंग चेंगफू को सबक सिखाया, तभी उसने अपना हाथ रखा और उसके बारे में कुछ नहीं किया। हालांकि इस बार ये स्पष्ट है कि उन्होंने भी इस आयोजन में भाग लिया और यहाँ तक कि उनकी हिस्सेदारी भी अधिक थी। इसलिए हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से अब उसके प्रति विनम्र नहीं रहेंगे। हुआंग फैंग, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? इस समय उसके बगल में कहे तियान ने कुछ कांपते हुए कहा। हालांकि वो इस समय भी डरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि पेंग चेंगफू को हुआंग फैंग ने पीटा था तो वो कुछ नहीं कह सका। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने एक फूल है और फिर उसे लगा जैसे उसके पेट पर भारी हथौड़े से वार किया गया हो। अचानक असामान्य रूप से चोट लगी हो और उसका शरीर पिछले पेंग चेंगफू की तरह उड़ गया हो और उसकी उड़ान की दिशा वही थी जहां पेंग चेंगफू था। बेशक मैं जानता हूं कि वह कौन है, पेंग चेंगफू, राजधानी का राजकुमार। हुआंग फैंग उन दोनों के पास गया और बोला, लेकिन बच्चे के बारे में क्या? क्या वह किसी को मुझे मारने दे सकता है? मेरे दोस्त को मार डालो। ओह। सीआई तियान में इस समय बोलने की ताकत नहीं है। वो अपने दर्द से राहत पाने की उम्मीद में लगातार खांसता और कराहता रहता है। हालांकि उन्होंने पाया कि प्रभाव स्पष्ट नहीं है। हुआंग फैंग, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस समय हालांकि पेंग चेंगफू बहुत डरा हुआ था। उसने क्रूरता का संकेत भी दिखाया। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अहंकार का आदी है और उसे अचानक इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हुआंग फैंग द्वारा अपमानित होने पर वह इस स्वर को निगल नहीं पाता है। इसके अलावा उन्हें नहीं लगता कि हुआंग फैंग ने खुद को मारने की हिम्मत की है। आखिर उसकी पहचान तो वही है। जब तक वह मर नहीं जाता, वह हुआंग फैंग से बदला लेने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं हिम्मत करता हूं? हुआंग फैंग पेंग चेंगफू के बगल में बैठ गया, लेकिन उसे पहले ही रिंग से एक खंजर मिल चुका था। जब उसने हुआंग फैंग के हाथ में खंजर देखा तो पेंग चेंगफू का शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी आंखों में डर की चमक आ गई। हालांकि वह अभी भी अपने मुंह में दबाए हुए था। नहीं, तुम मुझे मारने की हिम्मत मत करो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पिता और मेरा परिवार तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे हाँ, हुआंग फैंग ने खंजर से खेला और अचानक उस पर वार कर दिया। चीख की आवाज आई, लेकिन चिल्लाने वाला पेंग चेंगफू नहीं था, उसके बगल में कहे तियान था। सीआई तियान हुआंग फैंग को मासूमियत से देखता है। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। वो हुआंग फैंग पर चलता है, लेकिन पेंग चेंगफू पर। लेकिन हुआंग फैंग उसकी जांघ में खंजर घुसा देता है, जो बहुत गलत है। मुझे क्षमा करें, मेरा हाथ फिसल गया और गलत घुस गया। हालांकि हुआंग फैंग ने ऐसा कहा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। जब उसने खंजर निकाला तो पेंग चेंगफू की जान से तुरंत बहुत सारा खून निकला। वो फिर चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। तुमने अभी क्या कहा? कहो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें गलत नहीं सुना क्या तुमने? हुआंग फैंग ने फिर से खंजर से खेला और पेंग चेंगफू को हल्के से देखा। पेंग चेंगफू हुआंग फैंग के हाथ में खंजर को देखता है, थोड़ी सी लार मुश्किल से निकलता है और अब उसके दिल में कोई तलहटी नहीं है।
जब हुआंग फैंग कैतियान को सम्मिलित करता है तो वह बहुत ही आकस्मिक होता है, जैसे कोई मामूली काम कर रहा हो बिना किसी मूड में बदलाव के। पेंग चेंगफू को लगता है कि हुआंग फैंग ने लोगों को मार डाला होगा, अन्यथा वह इतना शांत नहीं हो सकता। पेंग चेनफू ने बस इस बारे में सोचा कि क्या उसने कुछ नर्म कहा है, लेकिन हुआंग फैंग का खंजर फिर से गिर गया। इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना हाथ नहीं खिसकाया, खंजर उसकी जांघ में घुसने को तैयार था। पेंग चेनफू को अंततः कैतियान के विशेष दर्द का एहसास हुआ, इसलिए कैतियान की तरह वो महिमा से बेहोश हो गया। हुआंग फैंग ने बेहोश हो रहे दो लोगों को जाने नहीं दिया। उसने कमरे में मौजूद शराब उनके चेहरे पर गिरा दी और फिर कई बार उनके चेहरे पर धूम्रपान किया। आखिरकार वे जाग गए। जागने के बाद वे सभी कई बार चिल्लाते हैं। हालांकि हुआंग फैंग की चीख स्पष्ट रूप से मापी गई थी। हालांकि इससे उन्हें नुकसान तो होगा, लेकिन ये घातक नहीं होगा। इसलिए हालांकि वे बार बार चिल्लाते हैं, फिलहाल जान का खतरा नहीं है। हालांकि यदि समय लंबा है तो ये कहना मुश्किल है। आपने अभी कहा, हुआंग फैंग ने पेंग चेनफू से दोबारा पूछा, लेकिन इस बार उनकी बात पूरी होने से पहले ही पेंग चेनफू ने उन्हें टोक दिया। मैंने कुछ नहीं कहा हुआंग फैंग, मुझे पता है कि यह गलत है, मुझे जाने दो। पेंग चेनफू इस बार सचमुच डरा हुआ है। हुआंग फैंग का प्रदर्शन अभी बहुत शांत है। उसे लगता है कि अगर उसने दया की भीख नहीं मांगी तो हुआंग फैंग वास्तव में खुद को मार सकता है। वो जुआ खेलने या अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं करता। हुआंग फैंग, मुझे पता है कि यह गलत है, हमें जाने दो, हम भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कैतियान उसके बगल में पहले से ही रो रही है। उस पर ऐसी मार कब पड़ी है, पूरा व्यक्ति अच्छा नहीं है। चूंकि हमने इतना सहयोग किया है, क्या इतना कुछ नहीं है, ये सस्ता है। हुआंग फैंग ने खंजर दूर रखा और कहा। हालांकि हुआंग फैंग ने उन्हें आमने सामने डांटा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे पहले ही अपने दिल में हुआंग फैंग को डांट चुके थे, फिर भी हुआंग फैंग को भड़काने के डर से उनमें से किसी ने भी अपने मुंह पर कोई अभिव्यक्ति लाने की हिम्मत नहीं की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी से मुझे मरवाने का विचार किसका है? हुआंग फैंग ने पूछा। ईमानदार रहें, अन्यथा आप परिणाम जानते हैं। मुझे नहीं। पेंग चेनफू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कैतियान से सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किसी की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता था। कैतियान, क्या यह आपका विचार है? इस समय पेंग चेनफू स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने कैतियान को अपने दोनों पैर तोड़ने दिए और उन्होंने मामले को कैतियान पर भी धकेल दिया। नहीं, यह मेरा विचार नहीं है। कैतियान ने हुआंग फैंग को खुद को देखते हुए देखा और अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उस बड़े सिर से संपर्क किया, बस उसे तुम्हें सबक सिखाने दो। उसने वास्तव में उसे तुम्हें मारने नहीं दिया। यह वही होगा जिसने अपना निर्णय खुद लिया होगा। सियाई तियान स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं करेगा कि वो हुआंग फैंग का पैर तोड़ना चाहता है। चूंकि पेंग चेनफू ने ऐसा कहा, वो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ गया। हुआंग फैंग दो लोगों को देखता है और नहीं देखता कि वे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह संभव है कि उसने और तियान जून ने पिछली बार में फैंग दुफू को धमकाया था। दूसरा पक्ष गुस्से में था, इसलिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन आखिरकार ये पेंग चेनफू और कैतियान की वजह से है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना उनके लिए अनुचित नहीं है। इसके अलावा पिछली बार मैंने पेंग चेनफू को थोड़ा सबक सिखाया था। इस आदमी को उससे निपटने के लिए कोई मिल जाएगा। हुआंग फैंग इस पर विश्वास नहीं करते। उसने खुद को बस इतना ही सरल सिखाया था, लेकिन आज मैं उसके प्रति और भी अधिक क्रूर हो गया हूँ। मुझे लगता है वो पीछे और भी बदला लेगा। नया संस्करण, अद्यतन 2 तेज और अधिक स्थिर 3 एम्प लेफ्टिनेंट स्पेंक्लास क्वाड YDAD1 क्वाड स्टाइल एम्प क्वाड 5 संरेखण सेंट्रम क्वाड एम्प GT एम्प लेफ्टिनेंट स्पेन एम्प GT। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 682 अंतिम मौका। हुआंग फैंग का अनुमान सही है। हालांकि इस समय पेंग चेनफू का मुंह नर्म हो गया है। वो अभी भी सोच रहा है कि हुआंग फैंग से कैसे बदला लिया जाए। उनके जैसे लोगों के लिए यह असंभव है कि वे नुकसान उठाने के बाद बदला न लें, जब तक कि वो व्यक्ति उनसे अधिक शक्तिशाली न हो। हालांकि हुआंग फैंग पेंग चेनफू से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता, कम से कम अभी के लिए। इसलिए पेंग चेनफू ने वास्तव में हार नहीं मानी और हुआंग फैंग ने स्पष्ट रूप से इसे समझा। हालांकि हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से पेंग चेनफू को इस तरह नहीं मार सकता था। हालांकि यह आदमी दोषी है, वो मर नहीं सकता। हालांकि वो खुद को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने खुद को मारने का आदेश नहीं दिया। हो सकता है कि उनके पास यह विचार था और उन्होंने इसे क्रियान्वित नहीं किया। हालांकि हुआंग फैंग उसे नहीं मार सकता, कम से कम अभी नहीं। पेंग चेनफू, कैतियान, मैं तुम्हें इस बार फिर से जाने दे सकता हूँ। हालांकि अगर कोई और समय आता है तो चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी सख्त सुरक्षा क्यों न हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हुआंग फैंग उन्हें देखता है और उन्हें अंतिम चेतावनी देता है। मैं हिम्मत नहीं करता, मैं वास्तव में हिम्मत नहीं करता। पेंग चेनफू और कैतियान ने जल्दी से वादा किया। मुझे उम्मीद है कि आपने जो कहा वह सच है, अन्यथा परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। हुआंग फैंग के समाप्त होने के बाद वह उठकर चला गया। आज वह उन्हें सबक सिखाने और आखिरी मौका देने के लिए यहाँ आए हैं। यदि वे उससे शुरुआत करना चाहते हैं तो वे उसे दोष नहीं दे सकते। ठीक है, मैं अभी भी नर्म दिल का हूँ। जब हुआंग फैंग कमरे से बाहर चले गए तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि वास्तविक दुनिया में उन्होंने बहुत संयमित किया। आखिरकार यह एक कानूनी दुनिया है, अराजक दुनिया नहीं, और वह लोगों को यूं ही मारने में अच्छा नहीं है। जब तक हुआंग फैंग की आकृति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, पेंग चेनफू और कैतियान ने उठने के लिए संघर्ष किया। कैतियान पेंग चेनफू की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे पेंग चेनफू ने थप्पड़ मार दिया था। बेशक उसकी ताकत की तुलना स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग से नहीं की जा सकती, इसलिए कैतियान के चेहरे पर बस एक लाल निशान था और लोग फिर से बाहर नहीं निकले। मैं तुम्हें बकवास करता हूँ, तुम क्या बकवास करते हो? ये हुआंग फैंग न केवल हल नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से दरवाजा भी मिल गया है। तुम एक बेकार हो। पेंग चेनफू दहाड़ उठा। हाँ, ये सब मेरा नुकसान है। कैतियान ने अपना चेहरा हिलाया और कहा,
लेकिन अपने दिल में उसने हुआंग फेंग और पेन चेनफू को डांटा। वो क्रोधित हो गया। बर्बाद, कोई उपयोग नहीं। पेन चेनफू अभी भी अपने गुस्से से छुटकारा नहीं पाता है और थोड़ी देर के लिए कैतियान को डांटता है। जब उन्होंने देखा कि पेन चेनफू की गाली गलौज थोड़ी रुक गई है, तो कैतियानके ने सावधानी से कहा, पेन शाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? उसे सिखाने के लिए किसी को ढूंढना जारी रखें? अपनी माँ को सबक सिखाओ। पेन चेनफू ने डांटा। बस फिर तुम्हें दर्द महसूस नहीं होने दिया, ठीक है? तो क्या बस इतना ही? कैतियान कहने को तैयार नहीं है। बस इतना ही? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हालांकि हम इसे लापरवाही से नहीं कर सकते, अन्यथा मुझे लगता है कि उसके कौशल से हमें मारना संभव है। इसके अलावा वह आदमी वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करता है, पेन चेनफू ने कहा। पेन चेनफू के शब्दों को सुनकर कैतियान ने हुआंग फेंग की आंखों के बारे में सोचा और उसके दिल में सिकुड़न आ गई। उसे पेन चेनफू की बातों पर कोई संदेह नहीं था। हुआंग फेंग के प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया। उसके अच्छे दिन नहीं बीते थे और वो मरना नहीं चाहता था। तो हमें क्या करना चाहिए? कैतियान मौत से डरता है और हुआंग फेंग को जाने देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे कोई पता नहीं है, इसलिए उसे पेन चेनफू से पूछना पड़ा। सबसे पहले आपको किसी से हुआंग फेंग की जानकारी के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। ये जितना अधिक विस्तृत होगा उतना बेहतर होगा। याद रखें, मैं नहीं चाहता कि वह इस बार हमारी पीठ पीछे कुछ भी करे। बस उसे हुआंग फेंग की जानकारी की जांच करने दें। डॉन, ऐसा मत करो, क्या तुम समझते हो? पेन चेनफू ने कहा। अच्छा ऐसा है, कैतियान ने सिर हिलाया। जब हमें हुआंग फेंग के बारे में जानकारी मिलेगी तो हमें एक सफलता मिलेगी। मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। इस हुआंग फेंग में कोई कमी नहीं है। पहले हम उसे समझने में बहुत लापरवाह थे, इसलिए हमने सीधे शुरुआत की, पेन चेनफू ने कहा। पेन शाओ सही है, पेन शाओ यिंगमिंग, कैतियान ने चापलूसी की। कैतियान के लिए पेन चेनफू बहुत उपयोगी है। उन्होंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे इतना बड़ा नुकसान सहने दो। क्या हुआंग फेंग का अंत अच्छा हो सकता है? जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उसका पैर अभी भी घायल था। पहले हुआंग फेंग के प्रति नफरत के कारण उसे इसके बारे में भूलना पड़ा था। अब जब अचानक उसे ये याद आया तो उसे गहरा दुख हुआ। अरे तुम बहुत मूर्ख हो, मैंने इतने लंबे समय से एम्बुलेंस नहीं बुलाई है। पेन चेनफू ने कैतियान को फिर से डांटा और कैतियान इस समय अपने दर्द भरे चेहरे पर पसीना बहा रहा था। उसने दर्द सहने की कोशिश की और एम्बुलेंस को फोन किया। दूसरी ओर हुआंग फेंग पेंग और चेनफू से निकलने के तुरंत बाद वापस नहीं गए, बल्कि तियानजून को खोजने गए। कैसा है? हुआंग फेंग ने पूछा। बहुत अच्छा, तियानजून ने कहा। फेंग दादो इतने अचानक चले गए कि उनके छोटे भाई परेशान हो गए। हो सकता है कि कोई पहले फेंग दादो की जगह लेना चाहता हो, लेकिन अब ये बहुत अराजक है। उनके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। फेंग दादो का क्षेत्र मेरे और कुछ अन्य लोगों द्वारा विभाजित किया गया है, यहाँ तक कि उनके पूर्व छोटे भाई ने भी बहुत कुछ भर्ती किया है। फील्ड सेना और हुआंग फेंग दोनों जानते हैं कि उनके लिए अकेले खाना असंभव है, अन्यथा आसपास के लोग उन पर हमला कर देंगे। उनकी वर्तमान ताकत इतनी नहीं है कि वे एक ही समय में बहुत सारे दुश्मन बना सकें। जरूरी नहीं कि छोटे भाइयों की संख्या बड़ी हो, लेकिन उन्हें वफादार होना चाहिए। आपको इस मामले पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हुआंग फेंग ने कहा कि उनकी मदद से तियानजून के लिए विकास करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहता कि तियानजून तेजी से विस्तार करे, और वो यह नहीं देखना चाहता कि हर कोई इसे स्वीकार करेगा। चिंता मत करो, मैं ध्यान दूंगा, मैदानी सेना ने कहा। इसके अलावा अपने स्टाफ से कुछ वफादार और लचीले लोगों को चुने और गुप्त रूप से कैतियान और पेन चेनफू का अनुसरण करें। मैं उनके ठिकाने जानना चाहता हूँ। यदि आप पता लगा सके कि वे क्या करना चाहते हैं तो ये बेहतर होगा, हुआंग फेंग ने कहा। जाहिर है हुआंग फेंग को पेन चेनफू और कैतियान पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था। अब लोग उस पर नजर रख रहे हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं। तियानजून को कहना चाहिए कि वो हुआंग फेंग के लिए काम करने में सक्षम होने से बहुत खुश है। इस तरह ये लगेगा ही नहीं कि ये बहुत बेकार है। इसके बाद दोनों ने बात के मुद्दों पर चर्चा की। हुआंग फेंग उठकर चला गया, जबकि तियानजून आराम नहीं कर सका, क्योंकि फेंग दादो के मामलों को पूरी तरह से निपटाया नहीं गया है। जाहिर तौर पर उन्हें कुछ समय के लिए व्यस्त रहना होगा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 683 एसोसिएशन। जियांगजू के एक अन्य लग्जरी होटल में सफल लोगों की तरह दिखने वाले लोगों का एक समूह एक बड़े निजी कमरे में शराब पी रहा है और खा रहा है, और माहौल बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें एक टोस्ट देता हूँ। मुझे जियांगजू आए हुए काफी समय हो गया है, और यह पहली बार है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज सचमुच बहुत खुशी हो रही है। मेज पर मैनेजर युआन मुस्कुराहट और शराब का गिलास लेकर खड़ा हो गया। प्रबंधक युआन बहुत दयालु है। युआन मैनेजर एक अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में है, एक कड़ा सूट, एक मूल्यवान घड़ी के साथ कलाई, बाल चिकने और चमकदार है। इस समय वो आदमी भी मुस्कुराया, मैनेजर युआन की ओर देखा और कहा, हम मैनेजर युआन को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मौका नहीं है। आज हम आखिरकार मैनेजर युआन से मिले। मैं खुश हूँ, ये वास्तव में खुशी की बात है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं विदेश से हूँ। क्या मैं जियांगजू और किन्घई प्रांत में मजबूती से खड़ा रह सकता हूँ और आप सभी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैनेजर युआन ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। दूसरे शब्दों में, प्रबंधक युआन की क्षमता के साथ किन्घई प्रांत में पैर जमाना बहुत आसान नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में चिंता न करें। मुश्किल, मैनेजर युआन ने आह भरते हुए कहा, मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरा आना पसंद नहीं है। प्रबंधक युआन ने तियानजियाओ के दो कहा। उनके बगल के लोगों ने पूछा कि वे सभी प्रबंधक युआन और तियानजियाओ समूह के बीच संबंध जानते हैं। आखिरकार यहाँ हर कोई इस पंक्ति में है। दरअसल हर किसी के मन में कुछ न कुछ पृष्ठभूमि होती है। प्रबंधक युआन और तियानजियाओ समूह के बीच नाराजगी को विस्तार से सुना और समझा भी गया है। हाँ, वे प्रबंधक युआन ने अपने चेहरे पर घृणा की रेखाएं दिखाई और कहा कि वो तियानजियाओ समूह के हाथों में पड़ गया है।
मैं कहना चाहूंगी कि वे दोनों लड़कियां अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए बहुत छोटी हैं। जब वे पहली बार किंगडाओ आई तो वे लापरवाह थी, अन्यथा वे इतनी आसानी से कैसे खड़ी हो सकती थी? इसका मतलब यह है कि मुझे वे दो लड़कियां पसंद नहीं है। वे पूरे दिन अहंकारी रहती हैं और हमारे साथ संवाद नहीं करती हैं। यहाँ के सभी लोग क्विंगशिंग प्रांत में सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां हैं और वे सभी उचित पैमाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन वे तियानजियाओ समूह को बहुत पसंद नहीं करते हैं। इसलिए युआन जिंग ने उन्हें आज आने के लिए कहा। इन लोगों को तियानजियाओ समूह पसंद क्यों नहीं है? वास्तव में उनमें भी अच्छी समझ है। सबसे पहले, हर कोई एक ही उद्योग में है, इसलिए उनके बीच कुछ झगड़े होंगे। दूसरा, तियानजियाओ समूह लंबे समय तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन ये किंगडई प्रांत के सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में एक अग्रणी कंपनी बन गई है, जो अन्य कंपनी मालिकों का सामना करती है। वे सभी इस इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन परिणाम दो लड़कियों की कई सालों की मेहनत जितना अच्छा नहीं है। उनके मन में कोई विचार कैसे नहीं हो सकता? ईर्ष्या और द्वेष है। इसलिए वे सभी तियानजियाओ समूह के प्रति शत्रुतापूर्ण है। आज प्रबंधक युआन के रात्रिभोज के लिए वे नियुक्ति में शामिल होकर खुश हैं। दरअसल इन लोगों ने पहली बार संवाद नहीं किया है जब से उन्हें पता चला कि तियानजियाओ समूह एक नई वजन घटाने वाली दवा लॉन्च करने जा रहा है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। उन्होंने संचार की संख्या बढ़ा दी है। जहां तक उद्देश्य की बात है तो ये स्पष्ट है। ईमानदारी से कहूं तो मेरे विचार भी आपके जैसे ही हैं और मुझे वो दोनों लड़कियां पसंद नहीं है। प्रबंधक युआन ने तियानजियाओ समूह पर अपने विचार नहीं छिपाए, लेकिन वास्तव में ये कोई रहस्य नहीं है। यही कारण है कि मैं हाल ही में हमारे गठबंधन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा हूँ। इस बार मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे इतने सारे उद्यम एकजुट हैं। क्या तियानजियाओ समूह को हराया जा सकता है? उनमें से एक ने सख्त चेहरे के साथ कहा। इसका मतलब यह है कि हम में से इतने सारे लोगों को एक साथ लाना उनके लिए सम्मान की बात है, दूसरे ने कहा। हर कोई एक दूसरे से सहमत है। उनका प्रत्येक उद्यम छोटा नहीं है। शायद उनकी तुलना अकेले तियानजियाओ समूह से नहीं की जा सकती। हालांकि एक बार जब वे एकजुट हो जाते हैं तो ऊर्जा काफी बड़ी हो जाती है। इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण यह है कि वे तियानजियाओ समूह को आगे बढ़ते और बढ़ते नहीं देखना चाहते। दूसरा कारण यह है कि ली बिंगयुन के पिछले मामलों के कारण तियानजियाओ समूह के प्रति उनका रवैया उजागर हो गया है। उनके कार्यों को तियानजियाओ समूह ने जाना है। उनके आने के बाद तियानजियाओ समूह निश्चित रूप से उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, इसलिए तियानजियाओ समूह को उनसे बदला लेने देने के बजाय पहले उन्हें ऐसा करने देना बेहतर है। इसलिए हमारा ये गठबंधन है। और उन्होंने जो किया है वो भी लगभग वैसा ही है, कॉम्बो के एक सेट के साथ। उन्हें विश्वास नहीं है कि तियानजियाओ समूह अपने मौजूदा पैमाने को विकसित करना और बनाए रखना जारी रख सकता है, जो बहुत अच्छा है। चलो अपनी सफलता का पहले से जश्न मनाने के लिए एक साथ टोस्ट करें। मैनेजर युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो इस बार तियानजियाओ समूह को हरा सकते हैं तो वह स्थिति का फायदा उठाकर लैंडर समूह को किंगडाओ प्रांत में पूरी तरह से मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा यह विकसित और विकसित भी हो सकता है, जिससे उनके लिए बहुत सारे फायदे हैं। जहां तक इन लोगों की बात है, प्रबंधक युआन की नजर में वे सिर्फ उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण हैं। आओ चीयर्स। लोग एक साथ खड़े हो गए और जश्न मनाने के लिए अपने चश्मे उठाए। वे नहीं जानते थे कि वे मैनेजर युआन के दिमाग में थे, बस इस्तेमाल करने के लिए एक उपकरण। उन्होंने ये भी कल्पना की कि तियानजियाओ समूह की हार के बाद वे लाभ कमा सकते हैं और अपने स्वयं के उद्यम विकसित कर सकते हैं। हालांकि सु यूमो और जी मिंगजियाओ ने हाल ही में कुछ खबरें सुनी है, लेकिन उन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है, इसलिए वे केवल अन्य उद्यमों द्वारा अवरुद्ध हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। ये लोग एकजुट हो गए हैं और उनके साथ शुरुआत करने का इंतजार कर रहे हैं। एक निश्चित समय और स्थान में रात भी होती है। एक विशाल व्यायामशाला रोशनी और लोगों की आवाजों से भरी हुई है। इसमें 1 लाख से अधिक लोग रह सकते हैं। इस समय ये लगभग भरा हुआ है। इन लोगों के चेहरे पर उत्साह और उमंग के भाव होते हैं। वे अपने हाथों में हल्के कार्ड रखते हैं और उत्सुकता से मंच के केंद्र की ओर देखते हैं, जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। लेकिन व्यायामशाला के बाहर अभी भी बहुत सारे लोग हैं। उन्हें यहाँ पहुंचने की जल्दी है। उन्हें डर है कि उन्हें देर हो जाएगी और वे अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। जल्दी करो, संगीत कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा। मैं समझ गया, जल्दी मत करो। अगर तुम्हें पहले खाना खाने नहीं जाना होता तो हम बहुत पहले ही यहाँ आ गए होते। हम इस तरह जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं? उसके बगल वाले आदमी ने कहा। मुझे भूख लगी थी, उस व्यक्ति से पहले कुछ शर्मिंदा लोग कहते हैं। सौभाग्य से अभी भी देर नहीं हुई है। अगर मैं इस बार क्विंगजुआन का संगीत कार्यक्रम मिस कर दूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं अगली बार उसका गाना लाइव कब सुनना चाहूंगा। मेरे बगल वाला मित्र थोड़ा असंतुष्ट लगता है और अभी भी शिकायत कर रहा है। नया संशोधन, अद्यतन 2 तेज और अधिक स्थिर 3 तय और लेफ्टिनेंट स्पेन क्लास, यदाद 1, शैली और कोट 5 संरेखन केंद्र और कोट बाइडू प्रत्यक्ष खोज। 250,000 लोकप्रिय उपन्यास निःशुल्क देखने के लिए अद्भुत वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर। आप अकेली छोटी बहन आपको फिल्म से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 684 क्विंगजुआन। ठीक है, नाराज मत होइए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको क्विंगजुआन की 5वीं सालगिरह का पोस्टर दूंगा। चलो मुख्य कार्यालय चलते हैं। जब मैंने अपने दोस्त को देखा तो अभी भी थोड़ा गुस्सा बाकी था। इससे पहले आदमी को दर्द सहना पड़ा और अपने प्यार को खत्म करना पड़ा। उसे लालची होने के लिए किसने कहा? ये लगभग टूट गया। सचमुच, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते? आदमी के दोस्त ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तुम्हें पता है, वो कई वर्षों से किंगजुआन की वफादार प्रशंसक है। वो क्विंगजुआन के सभी प्रकार के रिकॉर्ड, पोस्टर और यहाँ तक कि हस्ताक्षर एकत्र करना पसंद करती है। केवल क्विंगजुआन की 5वीं वर्षगांठ के स्मारक पोस्टर सीमित मात्रा में बेचे गए थे और उस समय उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। हालांकि वह पहले ही कतार में लग गई, फिर भी वह उन्हें नहीं खरीद सकी। उसकी सहेली बहुत भाग्यशाली थी कि उसे एक मिल गया जिससे वह लालची हो गई। वह हमेशा उससे इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने मना कर दिया। आखिरकार वह मेरी दोस्त भी क्विंगजुआन की प्रशंसक है। ठीक है, मुझे आपको देखकर खुशी हुई।
मुझे पता है कि आप लंबे समय से मेरे पोस्टर के बारे में सोच रहे थे। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। जल्दी से अंदर जाओ। अगर हमने दोबारा ऐसा नहीं किया तो हम बहुत देर। वो थोड़ा लालची है। आह, चलो चलें। वो आदमी चिल्लाया। उसके बाद उसने फिर भी अपने दोस्त को याद दिलाया, मुझसे झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। जब वे जिम के गेट पर आए तो यहाँ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, लेकिन गेट पर गेम में टेलीपोर्टेशन एरे जैसा कुछ था। इस चीज के बगल में लगभग आधे व्यक्ति की ऊंचाई पर एक काउंटर था। दोनों लोगों ने एक एक करके अपना टिकट काउंटर पर रख दिया। तभी दी की आवाज सुनकर दोनों लोगों ने टिकट वापस ले लिए और ट्रांसमिशन एरे पर खड़े हो गए। तभी प्रकाश की एक चमक चमकी और उनकी आकृतियां मूल स्थान से गायब हो गईं। आखिरकार मैं अंदर आ गया। सौभाग्य से मुझे देर नहीं हुई। पलक झपकते ही दोनों पहले ही स्टेडियम में आ चुके हैं और सीट के अनुरूप टिकट सीधे उनके हाथ में है। वहां पहले से ही आसपास सभी लोग मौजूद हैं। दो लोग जो पहले से ही बहुत उत्साहित हैं, आसपास के दृश्यों को महसूस करते हैं और अधिक उत्साहित होते हैं। हालांकि उनकी मूर्तियां अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया है कि उनकी भावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन समय समाप्त होता जा रहा है। क्विंग्जुआन के बाहर आने का समय हो गया है। जैसे ही इस शख्स की आवाज पड़ी, आसपास की लाइटें अचानक बंद हो गईं। दर्शक पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर जोर से जय जयकार करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ से छत हटा देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि संगीत कार्यक्रम शुरू होने वाला है और तुरंत वे अपनी मूर्तियों को करीब से देखेंगे। वे दोनों लड़कियां जो लगभग देर से आई थीं, चिल्लाने के लिए आसपास के लोगों के पीछे पीछे चली। कैसे हो मेरे दोस्तों? अभी लाइट नहीं आई है, लेकिन एक खूबसूरत महिला की आवाज सबके कानों में आ गई है। क्विंगशुआन, क्विंगशुआन, क्विंगशुआन। घटनास्थल पर और अधिक उत्साह फैल गया। शुरुआत में कुछ असंगत आवाजें थीं, जो धीरे धीरे दो शब्दों में परिवर्तित हो गई। किंगसुआन। 25 साल की लड़की क्विंगजुआन 5 साल से बाहर है। जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, उनकी शुद्ध उपस्थिति और सुंदर आवाज के कारण उन्हें जनता, विशेषकर युवा लोगों से प्यार हो गया। और क्विंगजुआन की तीव्र लोकप्रियता और व्यापक ध्यान ने यह साबित कर दिया कि वो एक झटके में बुझने वाली उल्का नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता थी जो चमकती और गर्म रह सकती थी। पिछले 5 वर्षों में उसने कदम दर कदम प्रगति की है और लगातार सुधार किया है, और सभी ने एक सम्राट सुपरस्टार की विकास की पूरी प्रक्रिया देखी है। बड़े होने की प्रक्रिया में क्विंगशुआन दूसरों की प्रशंसा में खोया नहीं। इसके विपरीत वो और अधिक उत्कृष्ट हो गई। एक साधारण प्रतिभा दिखाने वाली गायिका से लेकर एक सुपरस्टार तक, जो छाया, वीडियो और गीत में रहता है। उसने दशकों या यहाँ तक कि जीवन भर अन्य सितारों की उपलब्धियों को हासिल करने में केवल कुछ साल बिताए। उनकी कई लोगों ने प्रशंसा और प्रशंसा की है। देश विदेश से लेकर हर जगह आप उनके फैंस को देख सकते हैं। उनके प्रशंसकों की उम्र का दायरा बहुत बड़ा है। इसके अलावा कुछ लोग उन्हें गानों की वजह से पसंद करते हैं, कुछ उन्हें फिल्मों की वजह से पसंद करते हैं, कुछ सिर्फ उनकी खूबसूरत शक्ल की वजह से। एक शब्द में कहें तो बहुत से लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। इसके कई कारण भी हैं। चूंकि उसने अपना करियर 5 साल से अधिक समय से शुरू किया है, उसके पास लगभग कोई गपशप नहीं है। वो एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने व्यवसाय में लगी हुई है। जहां तक व्यावसायिक प्रदर्शनों का सवाल है, वो शायद ही उनमें भाग लेंगी। जहां तक उसकी पृष्ठभूमि का सवाल है, ये भी भ्रामक है। वैसे भी कोई भी उसे उन चीजों को करने के लिए डरा नहीं सकता जो उसे पसंद नहीं है। यदि हुआंग फैंग यहाँ है और क्विंगजुआन की स्थिति को समझते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से लगेगा कि यह व्यक्ति ली बिंगयुन के समान है। ये दोनों ही लोकप्रिय बड़े सितारे हैं। वे अपनी पवित्र और अतुलनीय छवि के कारण प्रिय हैं। साथ ही ये छाया, वीडियो और गीत के 3 आवाज भी हैं। उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी है और वे मनोरंजन जगत के छिपे नियमों से डरते नहीं है। हालांकि अंतर यह है कि क्विंगजुआन की प्रसिद्धि स्पष्ट रूप से ली बिंगयू की तुलना में अधिक है। ली बिंगयुन अब सिर्फ पहली पंक्ति के स्टार है। वो चीन में तो मशहूर है, लेकिन दुनिया में नहीं। हालांकि क्विंगजुआन एक सुपरस्टार के स्तर तक पहुंच गया है। वो एक बड़ा नाम है जिसे पूरे मनोरंजन जगत में 3 बार अपने पैर पटकने और थिरकाने का मौका मिला है। एक और अंतर है, हालांकि लोग क्विंगजुआन की विशिष्ट पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि उसकी एक पृष्ठभूमि है और वे सभी मौन हैं, जबकि ली बिंगयुन की भी एक पृष्ठभूमि है। मनोरंजन जगत में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो जानते हो कि उनकी एक पृष्ठभूमि है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वह एक साधारण व्यक्ति है। निस्संदेह उन दोनों का चेहरा सुंदर है, जो दुनिया भर की महिलाओं को ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु बनाता है। मंच के मध्य में रोशनी अचानक जल उठती है, फिर चारों ओर की सभी लाइटें जल जाती हैं। हालांकि वे सभी मंच के केंद्र की ओर चमक रहे हैं। इस समय वहां सफेद पोशाक पहने एक महिला चुपचाप खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और उत्साहित होकर चारों ओर देख रही थी। आसपास की रोशनी की छाया में महिला दुनिया में पीछे छूट गई परी की तरह सुंदर और पवित्र है। अचानक व्यायामशाला शांत हो गई। एक ही समय में 1 लाख से अधिक लोग बिना किसी आवाज के शांत थे। हालांकि यह बहुत कठिन और कुछ अविश्वसनीय था। ये वास्तव में यहाँ हुआ। लोग बोलने से, यहाँ तक कि हल्की सांस लेने से भी डरते हैं। उन्हें डर है कि वे मंच के बीच में अजीब शोर मचाएंगे और परी को परेशान करेंगे, जिससे उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। प्यारे दोस्तों, क्विंगजुआन की 5 साल की सालगिरह के संगीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मंच के बीच में परी ने थोड़ा सा झुककर कहा। दृश्य पर तालियों की गड़गड़ाहट थी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 685 अंतिम गीत। जब महिला सीधी हो गई तो पूरा संगीत कार्यक्रम फिर से शांत हो गया। यह इतना साफ सुथरा और एक समान था मानो कोई निर्देश दे रहा हो। हालांकि कमान कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये स्पष्ट था कि 1 लाख से अधिक लोगों की गतिविधियां इतनी साफ सुथरी नहीं हो सकती थी। क्विंगजुआन अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ मंच के बीच में खड़ी है, दर्शकों से भरी सीट पर चारों ओर देखते हुए। वो जानती है कि वहां उसके सभी वफादार प्रशंसक और उसके सबसे अनुकूल समर्थक हैं। फिलहाल मेरा मूड उत्साहित है। समय तेजी से उड़ जाता है। एक झटके में मैं 5 साल से सड़क पर हूँ। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने शुरुआत में टैलेंट शो में भाग लिया था, तो मैं शर्मिंदा उपस्थिति को लगभग भूल गया था गीत के बोल, क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था।
मैं आज आपके समर्थन के कारण जा सका, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। मैं वर्षों से क्विंगजुआन का समर्थन कर रहा हूं ताकि मैं इस कदम पर जाने का साहस और दृढ़ता रख सकूं। क्विंगजुआन धीमा हो जाता है, उसका चेहरा भावनाओं से थोड़ा लाल हो जाता है और सामान्य हो जाता है। घटनास्थल पर अभी भी कोई तेज आवाज नहीं है। हालांकि यदि आप ध्यान से सुने तो आप कुछ महिला प्रशंसकों को सुन सकते हैं जो बहुत भावुक हैं। वे पहले ही रो चुके हैं। वे अपना मुंह ढक लेते हैं और धीमी आवाज में सिसकते हैं। वे अपने कार्यों के कारण मंच पर क्विंगजुआन को प्रभावित नहीं करना चाहते। मुझे पता है कि मैं आज यहाँ आकर कितना भाग्यशाली हूँ। भगवान का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। आप हमेशा मुझे प्रेरणा और समर्थन देते हैं। जब भी मुझे कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, मैं खुद को प्रोत्साहित करूंगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे आप हैं, आप मुझे देख रहे हैं। मैं हार नहीं मान सकता और आपको जाने नहीं दे सकता। निराशा, आपकी उम्मीद भरी निगाहें मुझे हर तरह की कठिनाइयों से उबरने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। समय मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। किंगजुआन ने जारी रखा और उसकी आंखें नम थीं। दृश्य और अधिक जोर से सिसकने लगता है। हालांकि क्विंगजुआन को वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में केवल कुछ साल लगे, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली है। हालांकि इस प्रक्रिया में वो सहज नहीं रही और उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे स्थितियां उन प्रशंसकों के लिए बहुत स्पष्ट हैं जो उसकी परवाह करते हैं और उसे पसंद करते हैं। प्रशंसकों ने भी विभिन्न तरीकों से किंगजुआन को प्रोत्साहित किया और खुश किया, लेकिन किंगजुआन ने उन्हें निराश नहीं किया। वो अपने प्रयासों से कठिनाइयों पर काबू पाती रही और आगे बढ़ती रही। जो दो लड़कियां लगभग देर से पहुंची थीं, वे पहले ही रो चुकी थीं, विशेषकर क्विंगजुआन के लौह प्रशंसक। इस समय उसके चेहरे पर मेकअप पूरी तरह से बिखरा हुआ था, लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने मंच पर क्विंगजुआन को उत्साहित नजर से देखा। क्विंगजुआन की एक मजबूत प्रशंसक के रूप में वो पहले से ही क्विंगजुआन की प्रशंसक बन गई थी, क्योंकि वो अधिक प्रसिद्ध हो गई थी। वो क्विंगजुआन के विकास की हर प्रक्रिया को जानती थी और उससे परिचित थी। इसलिए वो बहुत स्पष्ट थी कि क्विंगजुआन की सफलता बाहरी दुनिया में कुछ अफवाहों के अनुसार नहीं थी, बल्कि भाग्य और पृष्ठभूमि पर निर्भर थी। शायद क्विंगजुआन की सफलता में ये दो कारक है, लेकिन यह मुख्य कारक नहीं है। क्विंगजुआन के प्रयासों को उनके प्रशंसक किसी और से बेहतर जानते हैं। ठीक है, ये सब कृतज्ञता के लिए है। चाहे मैं कितने भी शब्द कहूं, मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं कर सकता। इसके बाद मैं अपने गीत से इस भावना को व्यक्त करूंगा। मुझे आशा है कि आप आज रात एक सुखद स्मृति प्राप्त कर सकते हैं। क्विंगजुआन ने धीरे से माइक्रोफोन पर कहा, आखिरकार यह एक संगीत कार्यक्रम है। वो हर समय हर किसी का मूड खराब नहीं होने दे सकती, इसलिए उसे अपना भाषण समाप्त करना पड़ा और आधिकारिक तौर पर आज रात का संगीत कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। क्विंगजुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसी समय उस लोहे के पंखे ने अचानक एक वाक्य चिल्लाया, जो आसपास के शांत वातावरण में दूर तक फैल गया। क्विंगजुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्विंगजुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वही शब्द अलग अलग स्थानों पर एक के बाद एक बजते हैं और अंततः एकता में लौट आते हैं। पूरा स्टेडियम ऐसा ही है। कई लोगों के चेहरे आंसुओं से भरे हुए हैं। वे सभी क्विंगजुआन के वफादार प्रशंसक हैं। वे उसे कदम दर कदम इस पद पर आते हुए देखते हैं, इसलिए वे इस खास दिन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वे क्विंगजुआन की कठिनाई को समझ सकते हैं। हालांकि जब संगीत शुरू होगा तो दृश्य की आवाज अपने आप कम हो जाएगी। फिर हर कोई क्विंगजुआन के साथ गाएगा। क्विंगजुआन के एक वफादार प्रशंसक के रूप में वे सभी क्विंगजुआन के प्रत्येक गीत को जानते और समझते हैं। जब तक संगीत शुरू होता है, उन्हें पता चल जाता है कि यह कौन सा गाना है। संगीत कार्यक्रम अच्छा चला और मौके पर माहौल बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। शुरुआत में उदासी भरा माहौल गायब हो गया और हर कोई खूबसूरत माहौल में डूब गया। लगभग 3 घंटे के संगीत कार्यक्रम में क्विंगजुआन ने किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए वह अकेले गा रही थी और बहुत थकी हुई थी। इस समय यह आखिरी बार था। समय उड़ जाता है, एक झटके में संगीत कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। क्विंगजुआन ने थोड़ा हौंकते हुए चेहरे पर थकी हुई मुस्कान के साथ भीड़ से कहा। नीचे दिए गए कई प्रशंसक हार मानने के लिए अनिच्छुक हैं, न केवल इसलिए कि यह एक विशेष संगीत कार्यक्रम है, बल्कि इसलिए भी कि संगीत कार्यक्रम के बाद वे अपने आदर्शों को फिर से मौके पर गाते हुए सुनना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, वे हार नहीं मानते, शिकायत नहीं करते। वे ये भी जानते हैं कि क्विंगजुआन बहुत थका हुआ है और उसे आराम करने की जरूरत है, अन्यथा वो वास्तव में थक जाएगी, जो स्पष्ट रूप से वह नहीं है जो वे देखना चाहते हैं। यहाँ आखिरी गाना है, संगीत कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। हालांकि यह अफसोस की बात है, हम इससे अलग होने के लिए अनिच्छुक हैं, लेकिन हम केवल अगली बार आपसे मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। फिर क्या किसी को पता है कि मैं क्या गाना चाहता हूँ? क्विंगजुआन ने कहा। नीचे दर्शकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। हालांकि उत्तर बहुत भिन्न नहीं है। सभी के उत्तर बिल्कुल एक जैसे हैं। आखिरकार इन 3 घंटों में क्विंगजुआन ने लगभग अपने गाने खुद ही गाए हैं, और ऐसे कई गाने नहीं हैं जो उसने नहीं गाए हों। जाहिर है वो इस आखिरी गाने के लिए दूसरे लोगों के गाने नहीं गाएगी, और वो अपने खुद के गाने खूब गाएगी। उनके प्रशंसकों के रूप में लोग ये भी जानते हैं कि उनके पास कौन से गाने हैं, खासकर वे बेहद लोकप्रिय गाने जिनका अंतिम समापन हो सकता है। उनका कुछ विशिष्ट महत्व होना चाहिए। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन। निम्नलिखित चीखें फिर से एक साथ आईं और लोगों ने एक साथ दिल चिल्लाया। यह कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक गाने का नाम है, एक गाने का नाम जिसे मूल रूप से क्विंगजुआन ने गाया था। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 686 दिल का दौरा। दिल एक गाने का नाम है। इसमें कहानी है कि एक लड़की एक लड़के से छुप छुप कर प्यार करती है और उससे प्यार करती है, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस बार ये एक लड़की का पहला प्यार है। ये शुद्ध और सुंदर, खुश, असहज और तनावपूर्ण है। जब तक वो क्विंगजुआन की प्रशंसक है, वो इस गाने को जानती है, क्योंकि यह उसके लिए खास है। यह वो गीत है जो उसने लिखा था और पहला गीत है जो उसने लिखा था। शुरुआत में उन्होंने टैलेंट शो में भाग लिया और अंत में उन्होंने इस मूल गीत के साथ अंतिम चैंपियनशिप जीती।
इसलिए ये गाना क्विंगजुआन के लिए बहुत सार्थक है। बाद में अपने आधिकारिक डेब्यू के बाद उन्होंने इस गाने के लिए एक सीडी भी बनाई। बिक्री की मात्रा बहुत गर्म है। ये गाना भी एक ऐसा गाना है जिसे वो हर बार किसी संगीत कार्यक्रम में गाती थी और यह उनके सभी गानों में सबसे लोकप्रिय भी है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस देश में 10 में से एक व्यक्ति यह गीत गा सकता है। ये गाना मूल रूप से बहुत ही बेहतरीन गाना है। क्विंगजुआन की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के साथ अधिक लोग इसे जानते हैं और इसे गा सकते हैं। जो दर्शक घटनास्थल पर आए वे सभी क्विंगजुआन के प्रशंसक हैं। स्वाभाविक रूप से वे सभी गीत जानते हैं और इसे गा सकते हैं। आपने सही अनुमान लगाया। आखिरी गाना हॉट है। किंगस्वान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि हालांकि उसने इस गाने को अनगिनत बार गाया है, लेकिन हर बार जब वो इसे गाती है तो उसके मन में अलग अलग भावनाएं होती हैं जो उसे उसकी उपस्थिति की याद दिला सकती है। जवान था। ठीक है, मैं आपको एक दिल की धड़कन भेजना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप उन लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और फिर आप साहसपूर्वक अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और अपना प्यार प्राप्त कर सकते हैं। संगीत पहले ही बज चुका है और क्विंगजुआन का सुंदर गीत भी व्यायामशाला में बज चुका है। बहुत से लोग उसके नशे में चूर होकर उसके साथ गाने लगे। हालांकि भले ही उसने इसे कई बार गाया है, क्विंगजुआन की भावनाएं हर बार अलग होती हैं। हालांकि जब वो ये गाना गाती है तो उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ कमी है। और ऐसे कई लोग हैं जो गाने को कवर करते हैं। क्विंगजुआन ने नहीं सोचा था कि गाने को कवर करने वाले सितारों ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन यह एक मौका था। उनकी मुलाकात एक हाई स्कूल की लड़की से हुई जिसने गाना गाया और उस पर गहरी छाप छोड़ी। जाहिर है लड़की ने गायन का विशेष अभ्यास नहीं किया था और गायन में कई अशुद्धियां थी। हालांकि क्विंगजुआन ने सोचा कि यह बहुत सुखद था। उस वक्त उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने इतना कहा वो अचानक जाग गई और आखिरकार समझ गई कि उसे हमेशा क्यों कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। और बिना किसी बुनियादी कौशल वाली लड़की ने गाया कि आप इस गीत से खुद को इतना नशा क्यों करते हैं। भावनाओं के कारण। ऐसा नहीं है कि जब क्विंगजुआन गाती है तो उसके मन में कोई भावना नहीं होती। जाहिर तौर पर वो समर्पित भी है। गाने को कवर करने वाले सितारे भी ऐसे ही हैं। हालांकि वे अभी भी गीत की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं गीत के विपरीत वे भावनाएं नहीं हैं जो एक लड़की गुप्त रूप से एक लड़के को पसंद करती है लेकिन व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करती है। उन सभी में भावनाएं हैं। वे वास्तव में गीत को समझ नहीं सकते हैं। क्विंगजुआन ने भी नहीं, क्योंकि वो कभी किसी से प्यार में नहीं पड़ी थी या उसने अपना दिल कभी किसी से नहीं लगाया था। इसलिए वो शुरुआत में ऐसे गीत लिखने में सक्षम थी क्योंकि गीत लिखने वाले कई लोगों की तरह वो बीमारी के बिना कराने वाली तरह की थी, जो कि है बिल्कुल भी व्यक्तिगत अनुभव नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो मूल गायिका है। पूर्वकल्पित विचार कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो जो गाती है वो सबसे प्रामाणिक और सुनने के लिए सबसे अच्छा है। भले ही दूसरे लोग जो गाते हैं वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वे प्रशंसक यह नहीं सोचेंगे कि किंगस्वान के गाने से बेहतर गाना है। इस गीत के लिए कितनी अफसोस की बात है। क्विंगजुआन ने चुपचाप सोचा कि यह गीत उन लोगों के लिए गाया जाना चाहिए जो प्यार में है, न कि उनके लिए जिनके पास कोई अनुभव नहीं है। यह इस गाने की बर्बादी है। गाने के अंत में फिर से तालियां बजी और क्विंगजुआन ने उसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया था और उसकी मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली थी। हालांकि हार मानना कठिन है। आज का संगीत कार्यक्रम वास्तव में समाप्त हो रहा है। आपके आने के लिए फिर से धन्यवाद और मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी मेरा समर्थन करते रहेंगे और मुझे पसंद करते रहेंगे, क्विंगजुआन ने दर्शकों से कहा। दर्शक बहुत अनिच्छुक है। हालांकि संगीत कार्यक्रम 3 घंटे तक चला, फिर भी उन्हें नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। समय बहुत तेजी से बीतता है। उन्होंने पर्याप्त नहीं सुना है। आखिरकार मेरे पास घोषणा करने के लिए एक और संदेश है, क्विंगजुआन, जो जाने के लिए तैयार था, ने अचानक कहा। हर कोई शांत था और जानना चाहता था कि क्विंगजुआन क्या कहने जा रहा था। अपनी पहली प्रस्तुति की 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मैंने एक नया एल्बम जारी किया है और नया एल्बम कल आधिकारिक तौर पर बेचा जाएगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए कर्मचारी सौभाग्यशाली दर्शकों को आकर्षित करेंगे और प्रत्येक आपको एक नया एल्बम मिलेगा जिस पर मेरे अपने हस्ताक्षर होंगे, क्विंगजुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, किंगजुआन ने एक नया एल्बम जारी किया है। पहले कोई खबर नहीं थी। इसका मतलब यह है कि मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना है। इसे गुप्त रखना अच्छा काम है। मुझे एल्बम चाहिए, मुझे हस्ताक्षर चाहिए, मुझे धूमपान करो, मुझे धूमपान करो। जब दर्शकों ने क्विंगजुआन के शब्द सुने तो वे तुरंत उबल पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कॉन्सर्ट के अंत में कोई ऐसा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा होगा। आप जानते हैं, क्विंगजुआन ने 1 साल से अधिक समय से कोई नया एल्बम जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि जब उसने पिछले साल चौथी सालगिरह का संगीत कार्यक्रम आयोजित किया था तब भी उसने कोई नया एल्बम जारी नहीं किया, जिससे कई प्रशंसक निराश हुए। ये सिर्फ इतना है कि लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि क्विंगजुआन ने गुप्त रूप से अपना नया एल्बम रिकॉर्ड किया है और वो इसे कल से बेचना शुरू कर देगी। ये सचमुच बड़ा आश्चर्य है। जहां तक ये सवाल है कि क्या नए एल्बम की बिक्री की मात्रा पहले से किसी प्रचार के बिना खराब होगी, यह असंभव है। क्विंगजुआन के प्रत्येक एल्बम की बिक्री मात्रा 3 मिलियन से अधिक है, जो देश और विदेश में सबसे अधिक बिकने वाली है, और ये 3 मिलियन सबसे कम संख्या है। क्विंगजुआन के पहले एल्बम की संचयी बिक्री मात्रा पहले ही 100 मिलियन से अधिक हो गई है, जो भयानक प्रभाव को दर्शाता है। क्विंगजुआन के बोलने के बाद एक स्टाफ सदस्य नंबर निकालने का कार्यभार संभालने के लिए आया। हर किसी के हाथ में कॉन्सर्ट टिकट पर सीट नंबर होता है। कई दर्शक यह उम्मीद करते हुए घबराए और उत्साहित रहते हैं कि उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। इस तरह वे न केवल क्विंगजुआन का नवीनतम एल्बम पाने वाले पहले बैच हैं, बल्कि क्विंगजुआन के हस्ताक्षर भी बहुत रोमांचक नहीं है। जहां तक क्विंगजुआन का सवाल है, वो मंच के पीछे चली गई है। जब उनके सहायक ने उनका मेकअप हटाने में उनकी मदद की तब वो उन एल्बमों के लिए हस्ताक्षर कर रही थी। मूल रूप से कॉन्सर्ट में ऐसा कोई लिंक नहीं था। तभी जब उसने लोगों को आसान चीजें देखी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 687 एल्बम बेचना। यह मैं हूं, मैं समझ गया। मैंने इसे गलत नहीं सुना। जो नंबर मुझे अभी मिला है वो मेरी सीट नंबर है। भगवान, मैं बहुत भाग्यशाली हूं।
दो छोटी लड़कियों में से एक, जो पहले लगभग देर से आई थी, ऊपर के कर्मचारियों द्वारा निकाले गए नंबर को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। वह भाग्यशाली थी कि उसे खींचा गया। उसे लगा कि आज भाग्यशाली लड़की उस पर मेहरबान है। हालांकि उसे लगभग देर हो चुकी थी, फिर भी वह आज भाग्यशाली थी। लड़की के आसपास के लोग इस समय लड़की को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते हैं और वे उसकी ओर आकर्षित होना चाहते हैं। हालांकि जाहिर तौर पर उनकी किस्मत लड़की जितनी अच्छी नहीं है। दृश्य पर दर्शकों की संख्या 1 लाख से अधिक है, लेकिन केवल 100 भाग्यशाली लोग हैं और संभावना बहुत कम है। यह एक लड़की साथी है। इस समय वो अपनी सहेली को ईर्ष्या से देखती है और कहती है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये सब मिल सकता है। क्या मैं तुम्हें वो पोस्टर नहीं दे सकती? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो पोस्टर भी मेरे लिए है। आपने मुझसे इसका वादा किया था। हालांकि लड़की अभी भी बहुत खुशी में डूबी हुई है, लेकिन वो तुरंत अपने दोस्तों की बातों का खंडन करती है। आप सभी के पास किंग स्वान का हस्ताक्षरित एल्बम है और यह पर्याप्त नहीं है कि आपको यह उसकी पहली वर्षगांठ की 5वीं वर्षगांठ के लिए संगीत कार्यक्रम में मिला। उस पोस्टर को मेरे पास छोड़ दे। मुझे अभी तक एल्बम के लिए नहीं चुना गया है, मित्र ने कहा। बेशक ये पर्याप्त नहीं है। मुझे क्विंग स्वान के बारे में सब कुछ चाहिए। इसके अलावा मेरे पास एल्बम है, लेकिन मेरे पास पोस्टर नहीं है। ये भी बहुत यादगार है। पश्चाताप के बारे में मत सोचो या हम दोस्त बने रहेंगे। भाग्यशाली लड़की जाहिर तौर पर हार मानने को तैयार नहीं है। अच्छा तुम यहाँ हो, सचमुच लालची, उसके दोस्त ने कहा। उस पल भाग्यशाली लड़की संतुष्ट होकर मुस्कुराई। फिर उसे लगा कि उसकी किस्मत सचमुच अच्छी है और उसने चुपके से खुद को बधाई दी। सौभाग्य से उसे पहले देर नहीं हुई थी, अन्यथा वो इस बेहद यादगार एल्बम से गुजर जाती। जल्द ही 100 भाग्यशाली बच्चे पैदा हुए। जब बाकी लोग चले गए तो 100 भाग्यशाली बच्चे मंच के पीछे चले गए। वहां कर्मचारी थे जिन्होंने अपने हाथों में कॉन्सर्ट के टिकट नंबरों के अनुसार टिकटों की तुलना की। जब तक उनका चयन हुआ उन्हें एक नया एल्बम मिल सकता था और उस पर किंग स्वान के हस्ताक्षर थे। और जो बात सभी को अधिक खुश करती है वो ये है कि क्विंग स्वान ने अपना मेकअप हटा दिया है। वो बाहर आती है और उनके साथ एक तस्वीर लेती है, जिससे हर कोई संगीत कार्यक्रम से अधिक संतुष्ट हो जाता है। भाग्यशाली लड़की को लगता है कि वो खुशी के मारे लगभग बेहोश हो जाती है। उसके बाद उन्होंने किंग स्वान द्वारा हस्ताक्षरित नए एल्बम के साथ जिम छोड़ दिया। भाग्यशाली लड़की चली और उसके हाथ में नया एल्बम देखा। नए एल्बम में 11 गाने हैं, जो क्विंग स्वान के एल्बम का अभ्यास है। अधिकांश अन्य गायकों के एक एल्बम में 10 गाने होते हैं, लेकिन क्विंग स्वान और अधिक चाहता है। ये और कुछ नहीं, बस दिल है। हर बार जब क्विंग स्वान एक नया एल्बम जारी करती है तो वो इस गाने को इसमें शामिल कर लेती है, और हर बार जब वो इसे दोबारा रिकॉर्ड करती है तो उसे हर बार एक अलग एहसास होता है। क्विंग स्वान इस तरह से खुद को याद दिलाना चाहती है, अपने मूल इरादे को नहीं भूलना। जब उसने पहली बार अपना करियर शुरू किया था तो अपनी चिंता और घबराहट को नहीं भूलना, साथ ही अपनी गंभीरता को भी नहीं भूलना। और गीत हॉट स्पष्ट रूप से क्विंग स्वान को अहंकार और उतावलेपन से बचने की याद दिला सकता है। आखिरकार ये उनका एक बहुत ही प्रतिनिधि गीत है। बेशक हालांकि गाना जोड़ा गया है, एल्बम की लागत में वृद्धि नहीं हुई है। यह एक अतिरिक्त गाना है। यह एक सुंदर एल्बम है। मैं हाल ही में कुछ गाने सुनने के बारे में सोच रहा हूँ। अब नए गाने हैं, भाग्यशाली लड़की ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। क्या तुम मेरी भावनाओं के बारे में सोच सकते हो? उसके बगल वाली सहेली ने कुछ बेबसी से कहा। आपको ईर्ष्या करने दो, भाग्यशाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने दोस्तों के सामने अपना नया एल्बम हिलाया। उसके अच्छे दोस्त ने बस अपना सिर एक तरफ कर लिया और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि इस बार बहुत सारा पैसा कमा सका। ये लाइव कॉन्सर्ट के हस्ताक्षर वाला एक नया एल्बम है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं इस एल्बम को बेचूंगा तो मैं भाग्य कमाऊंगा? इसी दौरान एक पुरुष और एक महिला इन दोनों लड़कियों के पास से गुजरे। उस आदमी के हाथ में एक नया एल्बम भी था, जो उस भाग्यशाली लड़की के एल्बम जैसा ही था। जाहिर है वो भी आज रात भाग्यशाली लोगों में से एक था। तुम क्या बेचना चाहते हो? इसे मत बेचो, मैं इसे इकट्ठा करना चाहता हूँ, पुरुष के बगल वाली महिला ने कहा। आप संग्रह को फिर से खरीद सकते हैं। वैसे भी नया एल्बम कल जारी किया जाएगा, इसे पूरी तरह से बेचा जा सकता है, उस आदमी ने अस्वीकृति के साथ कहा। हमारे हाथ में यह अलग है, इसे मौके पर ही तैयार किया गया था। इसके अलावा इस पर क्विंग स्वान के हस्ताक्षर है। आप जानते हैं क्विंग स्वान अक्सर एल्बम पर हस्ताक्षर नहीं करती है। मुझे लगता है कि उसके कट्टर प्रशंसक खर्च करने को तैयार हैं, इसे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा है। वो आदमी जारी रहा। यह आदमी क्विंग स्वान का प्रशंसक नहीं है, यह उसका कट्टर प्रशंसक नहीं है। वो आज केवल अपनी प्रेमिका के साथ संगीत कार्यक्रम में आया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी। 1 लाख से अधिक लोगों के बीच उन्हें चुना गया और उन्हें खुद क्विंग स्वान द्वारा हस्ताक्षरित एक नया एल्बम मिला। नया एल्बम मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने संग्रह के बारे में नहीं, बल्कि उसकी बिक्री के बारे में सोचा। इससे उसे काफी मुनाफा हो सकता है। वो जानता था कि कई स्टार प्रशंसक अपनी मूर्तियों से संबंधित कुछ पाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार थे। उनके हाथ में जो एल्बम था उसका भी स्मारकीय महत्व था, इसलिए लोगों में उनकी रुचि और भी अधिक रही होगी। लेकिन उसकी प्रेमिका को यह पसंद नहीं आया। आखिरकार वो किंग स्वान की प्रशंसक थी और एल्बम एकत्र करना चाहती थी। कहने को कुछ नहीं है, उस आदमी ने टोकते हुए कहा। यही निर्णय है, मैं कल आपके लिए एक और एल्बम खरीदूंगा, ठीक है? ठीक है। काफी सोचने के बाद आखिरकार लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का फैसला मान लिया। इंतजार, जैसे ही वे जाने वाले थे अचानक कोई उनके पीछे से चिल्लाया। हमें बुला रहे हो? पुरुष और महिला ने मुड़कर देखा तो 2 लड़कियां उनकी ओर आ रही थी। उन्होंने कुछ संशय में पूछा। हाँ, इसे आप कहते हैं। जिस लड़की को पहले कोई नया एल्बम नहीं मिला था उसने उनकी ओर देखा और कहा, मैंने बस ये सुना, आप वो एल्बम बेचना चाहते हैं? इतना खराब भी नहीं, उस आदमी ने इससे इनकार नहीं किया। इस समय जो प्रशंसक स्टेडियम के गेट पर दिखाई दिए वे सभी किंग स्वान के प्रशंसक होने चाहिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब उन्होंने अपना एल्बम बेचने का फैसला किया तो कोई उनके पास आएगा।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं 6882000000। आप इसके लिए कितना शुल्क लेते हैं? भाग्यशाली लड़की ने चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। वो क्विंग्सवान की बहुत बड़ी प्रशंसक है। स्वाभाविक रूप से वो अपने आदर्श की चीजें नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहती कि उसे महत्व दिया जाए और लाभ के लिए उसका उपयोग किया जाए। वो सोचती है कि यह उसके आदर्श का अपमान है। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? उस आदमी ने दोनों लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि उसने देखा कि उनमें से एक लड़की के हाथ में एक एल्बम था और दूसरी के हाथ में नहीं था। वहीं ये दोनों लड़कियां अच्छे से तैयार हैं। वे अमीर लोग होने चाहिए। वास्तव में वे सितारों का पागलपन से पीछा कर सकते हैं। घर के हालात ठीक है। आखिरकार मूर्तियों के आसपास बहुत सी चीजें हैं। यदि वे उनका समर्थन करना चाहते हैं तो उन्हें धन की आवश्यकता है। हाँ, आप कितना बेच सकते हैं? जिस लड़की को एल्बम नहीं मिला उसने कहा। आप भी क्विंग्सवान के प्रशंसक हैं। मुझे और अधिक नहीं चाहिए। यदि आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं 20,000 युआन तो ले ले, आदमी ने कहा। साथ ही वो दोनों लड़कियों के हाव भाव में बदलाव को भी देख रहा था। 20,000? आप इसे लूट क्यों नहीं लेते? जिस लड़की को एल्बम नहीं मिला उसने तुरंत आवाज लगाई। तुम्हें पता है, भले ही क्विंग्सवान एक सुपरस्टार है, उसके एल्बम केवल 1 या 200 है। अब यह व्यक्ति अपनी बात की शुरुआत में 20,000 है, जो कि एल्बम की कीमत से दर्जनों गुना अधिक है। दिल काला है। हालांकि जिस लड़की को हस्ताक्षरित एल्बम मिला है वो उस आदमी की बातों से नाराज है। उसका चेहरा थोड़ा झिझक रहा है, थोड़ा हिल गया है और वो सोचती है कि कीमत थोड़ी अधिक है। जब आदमी ने झिझक रही लड़की का प्रदर्शन देखा तो उसे पता चला कि इस मामले में अभी भी एक नाटक बाकी है। इसलिए उसने अपने चेहरे पर गंभीरता से कहा, यह मेरी ईमानदार कीमत है। बेशक साधारण एल्बम इस कीमत के लायक नहीं है, लेकिन क्या यह साधारण एल्बम है? यह एक बहुत ही यादगार एल्बम है जो 5 साल की सालगिरह के समारोह में प्रदर्शित हुआ। क्विंग्सवान, मुझे लगता है उसके प्रशंसकों के रूप में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। बहुत कुछ नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि यह एल्बम और भी अधिक मूल्यवान है। आदमी ने देखा कि दोनों लड़कियों के चेहरे हिल रहे थे, इसलिए उसने कहा, आज क्विंग्सवान की पहली वर्षगांठ की 5वीं वर्षगांठ है, कल नहीं है। मुझे आज जो एल्बम मिला है वो कल मिलने वाले एल्बम से अलग है। इसलिए मेरे पास जो एल्बम है मेरा हाथ स्पष्ट रूप से उस एल्बम से अलग है जिसे मैंने कल बड़ी मात्रा में रिलीज किया है। क्या कोई गलती है? क्या तुम थोड़े लंबे हो? तुम बहुत लंबे हो। जिस लड़की ने पहले बात की थी उसने जवाब दिया, हालांकि उसका लहजा पहले जैसा दृढ़ नहीं था। आदमी ने परवाह नहीं की और कहा, वैसे भी मैं कीमत हूँ। यदि आप इसे खरीदना नहीं चाहते हैं तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। वैसे भी किंग्सवान के बहुत सारे प्रशंसक हैं। मेरा मानना है कि बहुत से लोग रुचि होगी। असल में आदमी के मन में कोई तल नहीं है। निस्संदेह वो ये भी जानता है कि उसका उद्धरण बहुत ऊंचा है। हालांकि इस एल्बम का स्मारक महत्व है। इसे 12,000 यहाँ तक कि 2,300 तक बेचा जा सकता है, जो अच्छा है। कोटेशन 20,000 है, जो बहुत अधिक है। इसलिए यदि उसके सामने की दो लड़कियों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उसे कीमत कम करनी होगी। वैसे भी उन्होंने यह एल्बम लिया, एक पैसा भी खर्च नहीं किया और खूब कमाई की। उस आदमी को ऐसे देखते हुए जैसे वो जाने ही वाला हो, भाग्यशाली लड़की चिल्लाई, रुको। शख्स इतना खुश था कि उसे दूसरी तरफ से रोक लिया गया। यानी ये मामला ज्यादा नाटकीय है। निश्चित रूप से जिस लड़की को एल्बम मिला है उसने उससे कहा जैसे उसने अपना मन बना लिया हो, ठीक है, 2,000,000 2,000,000 है, सौदा करो। हालांकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। कृपया एक फोन कॉल छोड़ें और हम कल आपसे संपर्क करेंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं। वो आदमी बहुत खुश हुआ और खुशी से बोला। उसने देखा कि ये दोनों लड़कियां वास्तव में उसके साथ खेलना नहीं बल्कि खरीदना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपनी प्रेमिका के साथ एक संगीत कार्यक्रम में आकर उसे इतना धन मिलेगा। एक बार जब दोनों पक्ष अपने फोन छोड़ देते हैं तो वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसकी कीमत सचमुच 20,000 होगी। जिस लड़की को एल्बम नहीं मिला उसने पूछा। वो क्विंग्सवान की एक वफादार प्रशंसक भी है। हालांकि ये स्पष्ट है कि एल्बम, पोस्टर या यहाँ तक कि संगीत कार्यक्रम पर कुछ पैसे खर्च करने के लिए उसके पास अपने दोस्त की तरह पर्याप्त क्षमता नहीं है। ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से गलत काम करने में अनिच्छुक है। कुआ, उसकी सहेली ने दृढ़तापूर्वक कहा, यदि तुम्हें यह एल्बम चाहिए तो हम 10,000 हो जाएंगे। यदि तुम यह नहीं चाहते तो मैं इसे स्वयं बना लूंगा। ये दोनों लड़कियां घर से अमीर हैं। हालांकि उन्हें एक बार में 20,000 युआन का एक एल्बम खरीदना होगा। ये वास्तव में उन दो लड़कियों के लिए कठिन है जो अभी भी स्कूल में है और औपचारिक रूप से काम नहीं किया है। दूसरी लड़की अपनी सहेली की बात सुनकर थोड़ा झिझकी और बोली, मुझे यह एल्बम चाहिए। मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। तुम्हारे 10,000 मुझे उधार मिलेंगे। मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। सुनने के बाद उसकी सहेली मुस्कुराई और बोली, मैं क्या उधार ले सकती हूँ? तुम मुझे वो पोस्टर नहीं दोगे? मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें एल्बम खरीदने के लिए प्रायोजित किया था। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? क्यों नहीं? मैं यह नहीं देखना चाहता कि क्विंग्सवान का एल्बम उन लोगों के हाथों में है जो उसे पसंद नहीं करते। इसे आपको देना ठीक है। लड़की ने कहा, ठीक है, इतना मत सोचो, चलो चलते हैं। इस समय दूसरी तरफ के पुरुष और महिला बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि वो प्रेमिका भी बहुत खुश है जो पहले नया एल्बम बेचने को तैयार नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड किसी एल्बम को इतनी ऊंची कीमत पर बेच सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस एल्बम को ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते होंगे, आदमी ने गर्व से कहा। हाँ, आप सबसे बुद्धिमान हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वो है। इस समय दो आदमी अपनी कार के पास आए। दरवाजा खोला, वो आदमी पहले बैठा और फिर नया एल्बम पिछली सीट पर रख दिया। इस समय महिला आयका के पीछे नए एल्बम को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी अधिक कीमत की पेशकश करेगा। अर्थात जो लोग सितारों का पीछा करने के दीवाने हैं वे अतिशयोक्तिपूर्ण है। आदमी ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, लेकिन अगर ये लोग नहीं होते तो मैं पैसे कहाँ से कमाता? हालांकि महिला भी क्विंग्सवान की प्रशंसक है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो सुपर प्रशंसकों के स्तर तक नहीं पहुंची है। इसलिए वो पहले की दो महिलाओं के पागलपन को भी नहीं समझती है।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 689 सांस्कृतिक आउटपुट। कार धीरे धीरे हवा में उड़ गई। इस समय हवा चमकती रोशनी से भरी हुई है, कुछ रोशनी है, कुछ आसपास की ऊंची इमारतों में रोशनी है। यही तो आपने कहा था, महिला ने कहा। आज का संगीत कार्यक्रम वास्तव में सही है। आपने न केवल मौके पर क्विंग्सवान का गायन सुना, बल्कि आपने एक छोटा सा भाग्य भी कमाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास व्यावसायिक दिमाग है, उस आदमी ने गर्व से कहा। हाँ हाँ, ये सब आपका श्रेय है। महिला ने कहा कि वो आदमी ज्यादा घमंडी था। कार के बीच में पिछली सीट पर हल्की रोशनी थी। फिर क्विंग्सवान के हस्ताक्षर वाला नया एल्बम गायब हो गया और फिर एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रिकॉर्ड के कवर पर एक महिला की तस्वीर भी थी। महिला भी सुंदर और पवित्र थी, लेकिन बिल्कुल ये क्विंग्सवान नहीं है। लगभग 20 मिनट बाद मडराती हुई कार धीरे धीरे हवा से नीचे गिरती हुई अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। ठीक, चलो चलते हैं। अपनी प्रेमिका से बात खत्म करने के बाद वो आदमी मुड़ा और कार के पीछे से रिकॉर्ड ले लिया। हालांकि जब उसे यह मिला तो उसे कुछ भी अलग नहीं मिला और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस अपने कमरे में चला गया। जब हुआन फैंग अपने निवास पर लौटे तो बाई जियाओरो अभी तक सोए नहीं थे और जैसे ही उन्होंने दरवाजे में प्रवेश किया उन्हें ठंड का एहसास हुआ। हुआन फैंग अनजाने में काम जाता है और उस स्थान की ओर देखता है जहां उसे अपने स्रोत का एहसास होता है। मैं अभी तक सोया नहीं हूं, हुआन फैंग ने लापरवाही से कहा। आपके लिए प्रतीक्षा करें। बाई जियाओरो ने मुस्कुराहट के साथ हुआन फैंग को देखा। हुआन फैंग को बेचैनी महसूस हुई और उसने सूखी मुस्कान के साथ कहा, आप मेरा किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या किसी ने नहीं कहा कि वे मुझे बड़ा करना चाहते हैं? क्या मुझे अपने आदमी की परवाह नहीं है? बाई जियाओरो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हुआन फैंग के पास आए और हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, हाँ हाँ, कौन कौन इतना साहसी है? हुआन फैंग अपने ही कुछ शब्दों के बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि बाई जियाओरो एक बदला है। आप क्या कहते हैं? बाई जियाओरो ने हुआन फैंग की छाती की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता, देर हो रही है, अब आराम करो, हुआन फैंग ने कहा और जल्दी से वहां से खिसक गया। बाई जियाओरो उसे पकड़ना